हेलो। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हूँ। कैसा रहा आपका संडे? अच्छा, संडे था ही नहीं आपके हफ्ते में। ओके, कोई बात नहीं। सो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इनकम टैक्स ही स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें हम लोगों को आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। वी हैव ऑलरेडी सीन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अगर हम लोगों को इनकम का लेवल दिया है तो नॉर्मल तरीके से टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, रिबेट, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, ये सारी चीजें हम लोग ने देख लिया है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पर्संस। अब हम लोग देखेंगे कि ये इनकम टैक्स एक्ट जो है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग विच इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स लॉ कंप्राइजेस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ईयरली फाइनेंस एक्ट्स। जैसे कि उस दिन हम लोग ने देखा था कि फाइनेंस एक्ट में ओल्ड रेजिम वाले रेट्स पब्लिश होते हैं फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में, और फिर फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये अमेंडमेंट इस साल से लागू हुआ है एक्ट में, तो वो कहां से आया होगा? ज्यादातर चांसेस है कि वो फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू एप्लीकेबल हुआ होगा। सो ईयरली फाइनेंस एक्ट्स आर ब्रॉट टू ब्रिंग चेंजेस इनटू द इनकम टैक्स एक्ट। Then there are separate taxation amendments act if required in between the year, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार आएगा, इलेक्शन वाले ईयर में साल में 2 बार आएगा। लेकिन अदरवाइज टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी अगर बीच में भी कभी अमेंडमेंट करना है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, तो कर सकते हैं थ्रू टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। अब जैसे जीएसटी में आप लोग ने देखा कि सारी चीजें तो एक्ट में नहीं लिखी रहती है, बहुत सारी चीजों में लिखा रहता है एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इनकम टैक्स में भी रूल्स रहते हैं जहां पर बहुत सारे प्रोसीजरल मैटर खास करके प्रिस्क्राइब रहते हैं कि कौन सा फॉर्म भरना है, कितने दिन में भरना है, क्या प्रोसेस है। तो दोज आर कवर्ड इन इनकम टैक्स रूल्स। अब रूल्स जो है टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल इन आवर सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, जहां जहां पर रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे कोई प्रोविजन को, तो वो एक्सेप्शंस बोल देंगे प्रोवाइडेड दैट द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केसेस एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स या एज प्रिस्क्राइब्ड। तो फिर प्रिस्क्राइब कहाँ रहेगा? रूल्स में, तो उसका रूल ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोई सेक्शन रहेगा जहां पर रहेगा कि कुछ डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करेंगे तो डिडक्शन मिलता है, बट कौन सी डिजीजेस, सच डिजीजेस एज में बी प्रिस्क्राइब। तो लिस्ट जो है, कई सारी डिटेल्स जो है वो रूल्स में रहती है। रूल्स आर ब्रॉट इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन देमसेल्फ चेंज द रूल्स, बट द एक्ट हैज टू बी चेंज्ड ओनली थ्रू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ओके, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। Then there are notifications and circulars, as we have also seen in GST, which are also a part of the overall income tax law. Notifications and circulars, which are both issued by the CBDT. Like we saw one circular on the first or the second page itself, कि a person born on 1st April shall be assumed to have been completed the year on 31st March. तो वो सर्कुलर में उन लोग ने बताया था। ऐसी कुछ कुछ चीजें नोटिफाइड भी रहेगी जो कि एक्ट में कवर्ड नहीं है, बट एक्ट में लिखा रहेगा एज में भी नोटिफाइड, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका रहेगा। सो वो भी हम लोग देखते हैं टाइम टू टाइम। एंड देन देयर आर ऑर्डर्स, ऑफिस ऑर्डर्स वगैरह, जो उनके इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं, उनके असेसिंग ऑफिसर्स को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो। एंड जुडिशियल डिसीजंस एंड केस लॉस आल्सो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। अब होगा क्या, आपको ब्रॉडर पिक्चर अगर ध्यान में रखना है, अभी इसकी जगह पर आ जाएगा नया इनकम टैक्स एक्ट अगले साल से। आपके एग्जाम में तो यही है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगले साल से नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। बट देयर आर मेनी प्रोविजंस जिसका सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है, वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई है, बट द एसेंस रिमेन्स द सेम। सो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो मेनी प्रोविजंस रिमेन द सेम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ में चैनल में, एक पब्लिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने मैप किया है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर and corresponding section number for that provision in the new income tax act. So if it is quite similar, then the case laws as have been already pronounced in the past 60 and above years will also be applicable to the new income tax act, unless new income tax act में wordings के through कुछ अलग ही मीनिंग निकल रहा है। आप लोग लॉ में पढ़ोगे, लॉ में कि अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन से चीजें क्लियर है तो हमको और कोई जजमेंट या कोई देखना ही नहीं पड़ता है। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन मतलब कि इंटेंट ऑफ द लॉ वगैरह कुछ देखना नहीं पड़ता है। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन में कुछ एम्बिग्विटी है तो फिर हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं उसके आगे आगे पीछे के वर्ड्स का
ऐसी सिचुएशन में अदरवाइज क्या होता है, ओके इसमें इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स क्या होगा, वो सब बाद में देखते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए बहुत सारे ग्रे एरियाज के लिए जुडिशियल डिसीजन या केस लॉस भी हैं, जैसे कि ये कलर ग्रीन है कि नहीं है, उसके लिए ग्रे एरिया है। ओके, सो देयर माइट बी सम जुडिशियल डिसीजंस कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड एज ग्रीन इज अ ग्रीन। ओके, सो अगर केस लॉ ने बोल दिया है तो है, अनलेस आपका एक्ट बोलता है नहीं पीकॉक ग्रीन चाहिए था, आपका एक्ट बोलता है कि नहीं स्पेसिफिक ये वर्डिंग्स थी, तो फिर वो जुडिशियल डिसीजन उस केस में अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस विल बी एप्लीकेबल, दिस विल नॉट बिकम इररिलेवेंट जस्ट एज द न्यू एक्ट कम्स बाय। इवन हम लोग सीजीएसटी के कई बार इंटरप्रिटेशंस में सर्विस टैक्स या वैट के समय के कुछ जो प्रोनाउंसमेंट्स रहते हैं उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। that may not be as it is applicable, but as far as the provisions are similar, तो you may pick that and apply it here, और फिर कल जाकर के अगर कुछ दिक्कत आती भी है तो you can use that reference, और अगर कुछ बहुत ही अलग है तो फिर वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। So this is a matter of interpretation, जो एक्ट में चीजें लिखी रहती है, इसीलिए इतना सारा समय देकर के पढ़ना है। ओके, इवन artificial intelligence cannot give you the correct answers as far as the taxation laws are concerned so soon. हो सकता है in few years it may evolve, it may learn, but as of now आप ही की बुक के क्वेश्चंस आप उसको पूछ के देखना, एमसीक्यूज पूछ के देखना, आप देखना वो कई बार मिक्स्ड अप आंसर देगा और खुद के प्रोविजंस भी बना लेगा। सो यू कैन नॉट रिलाई because there is a lot to interpret, there are a lot of things written at other places which may have an impact here. कई बार तो दूसरे एक्ट का ही रेफरेंस रहता है और कभी कभार तो दूसरे कंट्री में क्या डिसीजन हुआ है उसका भी कभी कभार रेफरेंस लिया जाता है। ओके, या इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस एरा के भी कुछ कुछ डिसीजंस जो रहते हैं उसका भी रेफरेंस रहता है व्हाइल इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। तो इसीलिए टैक्सेशन में एक्सपर्टीज अगर हासिल करना है, जो कि मैं कभी क्लेम नहीं करता हूं कि मेरी है, तो आपको उसमें 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उतने साल अगर आपने दिया, आपने इतने सारी चीजें देख लिया है, तो आपको एक्सपर्टीज आएगी। बट इन 20 ईयर्स यू मे एक्सपेक्ट दैट थिंग्स विल फर्दर चेंज। ओके, 20 ईयर्स जब तक खत्म होंगे, आपका जिस दिन 20 एनिवर्सरी रहेगा 20th वाला, उस दिन पता चलेगा अब नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। जैसे मेरे ब्रदर 2005 में सीए बने, सो ही कैन से दैट ही हैज अ 20 ईयर एक्सपीरियंस विद द इनकम टैक्स एक्ट, बट नाउ द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ इज चेंजिंग। सो अब ऐसा नहीं कि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नील हो गया, काम नहीं आएगा, लेकिन नाउ ही विल, इफ ही डज नॉट अपडेट हिमसेल्फ विद द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। और हमारे ऑफिस के फर्म में मेरे भैया के जो पार्टनर है, उन्होंने, हमारे जो पार्टनर उन्होंने शेयर किया वही जो फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की कुछ बड़ी सी पब्लिकेशन है, इट्स ह्यूज फाइल। तो मींस दिस पीपल आर ऑलरेडी लर्निंग, जबकि स्टूडेंट्स शुड बी लर्निंग ना न्यू इनकम टैक्स में क्या आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स आर राइट नाउ बाउंड बाय द टाइम कि भाई हमको तो अभी सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है उतना ही पढ़ना है, अभी से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। देखिए, जिस दिन आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपकी जब भी 12 मई 15 मई को जब भी एग्जाम हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, आप 1-2 दिन का ब्रेक लेना, उसके बाद में बिलीव मी आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए या अपने आप को रेडी करने के लिए आप थोड़ा सा वो फाइल को स्टडी कर लेना। अभी आई विल जस्ट सेंड यू, आई डोंट रिकमेंड कि अभी से आप उसको करो, लेकिन तब तक के और भी कुछ साथ साथ में और सप्लीमेंट्री मटेरियल मिल सकता है, थोड़ा सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देना। बिकॉज नंबर 1, एक तो इंटरव्यूज में काम में आएगा आर्टिकलशिप के, एंड नंबर 2 इस अगले असेसमेंट ईयर में तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगले साल आप किसी को टैक्स प्लानिंग की एडवाइस दोगे तो वो नए एक्ट के हिसाब से देना होगा, तो काम में आएगा। एंड जस्ट हैविंग अ लिटिल एक्स्ट्रा नॉलेज विल कीप यू एट लेवल अबव सो मेनी अदर्स ऑफ योर एज। तो फिर आप लोगों के लिए ये एडिशनल ये बूस्ट हो जाएगा। सो यू शुड टेक इंटरेस्ट। अभी पुराना एक्ट अच्छे से समझ लो, पुराने एक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, एंड फिर नए एक्ट में क्या है, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी चीजें आसान करके हम लोगों को फाइल बना के दे दिया है। बहुत बड़ी फाइल है, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोविजंस आप अभी पढ़ रहे हो सी इंटरमीडिएट में, उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस क्या क्या हुए हैं, इज देयर एनी सब्सटैंशियल चेंज, धीरे धीरे आइडिया लगेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ वेरी गुड प्रोफेशनल लेटर ऑन व्हेन एवर यू क्वालिफाई, यू हैव योर ओन प्रैक्टिस, और आप जॉब कर रहे हो तो भी you will always have the answers to questions, okay, and proper answers backed with not your opinions but with the law। तो ये बहुत जरूरी होता है। सो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। योर लर्निंग शुड नॉट स्टॉप ऑन द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, इनफैक्ट इट शुड बिगिन देन। अभी तक क्लोज्ड एनवायरमेंट की लर्निंग रहती है, इतनी किताब का ही पढ़ना है, देन थिंग्स ओपन अप कि अब ये भी पढ़ सकते हैं, अब ये भी पढ़ सकते हैं, अब ये भी पढ़ सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न हाउ टू लर्न, ओके, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट,
एंड आप लोगों का मोस्ट ऑफ यू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, इसीलिए आप इतने जल्दी यहाँ पर पहुंच चुके हो ये लेवल पे. बट स्टिल मतलब विद द काइंड ऑफ चेंजेस विच आर कमिंग, इट विल बी ऑलवेज गुड इफ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. ओके, वन स्टेप अहेड, नॉट ऑफ अदर्स, ऑफ योर ओन यस्टरडे. ठीक है, चलिए. सो अब ये इनकम टैक्स लॉ के जो है ये मैंने आपको सोर्सेज बताया. अभी कहां से एक्सेस कर सकते हैं आप? तो यू कैन एक्सेस दिस सोर्सेज थ्रू दिस इनकम टैक्स वेबसाइट. ओके, इनकम टैक्स वेबसाइट incometaxindia.gov.in. यहां पर देखिए इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, दिख रहा है आपको. देन देर आर ऑब्वियसली अदर एक्ट्स एज वेल रिलेटेड टू इनकम टैक्स, सच एज बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट, प्रोहिबिशन वाला, बैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट. तो ऐसे भी और भी एक्ट्स हैं बहुत सारे. सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आर देयर. एंड देन दिस इनकम टैक्स बिल 2025 विच एक्साइट्स मी. तो ये देखिए, इवन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग क्लॉज ऑफ द इनकम टैक्स बिल. आई डोंट नो इनकम टैक्स एक्ट के साथ क्यों नहीं मैप किया इन लोगों ने, अभी भी बिल वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ओरिजिनली जो इनकम टैक्स बिल आया था बजट में, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए और फिर एक्ट पास हुआ है. सो इट्स नॉट क्लियर कि वो एक्ट बेस में इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं. लेट अस अज्यूम है, जैसे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन. तो नए इनकम टैक्स बिल में भी सेक्शन नंबर 4 ही है. ठीक है. देन देयर इज अ सेक्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नए इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन नंबर 3 है, बट उसमें टैक्स ईयर होगा ऑब्वियसली. ओके, एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1). अब वो एग्जेम्पशन है, वो शेड्यूल 2 के सीरियल नंबर 1 में चली गई. अब नए इनकम टैक्स एक्ट में शेड्यूल है. देयर आर नॉट टू मेनी सेक्शंस, है ना, ऑलमोस्ट आधे हो गए सेक्शंस नए इनकम टैक्स एक्ट में. सेक्शन 44AD ये एक सेक्शन है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम का, जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन. देखते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा नंबर है, 58. सो नंबर्स हैव चेंज्ड, ओके, ड्रास्टिकली, बहुत चेंजेस हैं. सो वो आपको अपडेटेड रहना है. एंड देन दिस नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, यू कैन जस्ट क्लिक एंड फाइंड आउट लेटेस्ट कौन सा कब इशू है. सो मोस्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट फॉर योर सिलेबस एज सच. ओके, बट देन यू कैन सी सितंबर में ही कितने सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी इशू हुए. Okay, this is the notification number. Then notification, there are so many notifications which have been issued over the time. Then circulars, tax laws and rules circulars, उसमें आप सर्च भी कर सकते हो. देखिए, अभी जो ऑडिट का ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया, पहले 30 सितंबर था, फिर 31 अक्टूबर किया, तो उसको क्लैरिफाई किया फिर कि कौन से केसेस में एप्लीकेबल हो रहा है. ऑडिट का ड्यू डेट एक्सटेंड हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो रहा है वो लोगों के लिए. रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर था, वो वही है. ये सर्कुलर में थोड़ा इजी लैंग्वेज में चीजें समझाई गई रहती हैं. ये देखिए, दे हैव जस्ट एक्सटेंडेड द स्पेसिफाइड डेट. ओके, जस्ट दैट्स इट. ओके, एक्सटेंड द स्पेसिफाइड डेट फॉर द असेसीज फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर. देन एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर ITR. ठीक है, ये देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट आपको पता होगा एक दिन से बढ़ाया गया था 15 सितंबर के दिन. सो 15 सितंबर को रात को आया कि भाई 16 सितंबर तक के हम लोग कर रहे हैं. उन लोगों ने कहीं ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि वेबसाइट सही नहीं चल रही थी इसलिए, लेकिन बस लिख दिया कि इट हैज बीन इंक्रीज्ड. सो इट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इनकम टैक्स लॉ. क्या हुआ, ऑनलाइन में वीडियो नहीं आ रहा है? करो, कहां से करते हैं? सेटिंग्स, स्ट्रीम सेटिंग्स. एडिट, यहां से कर देता हूं पब्लिक. ठीक है, डन. यस, अभी आप चेक कर लो. ठीक है. सो दिस आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम टैक्स लॉ. ठीक है, विच कंप्राइजेज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, द ईयरली फाइनेंस एक्ट्स, द रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स एंड जुडिशियल डिसीजंस. ये बहुत कम पढ़ना है हम लोगों को,
ऑर्डर्स तो देखना ही नहीं है, लेकिन इवन जुडिशियल डिसीजंस एंड केस लॉस इस लेवल पे कम पढ़ना है। कुछ कुछ जो बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी आ जाती है हमारे कैलकुलेशंस में, उसका रेफरेंस रहेगा, लेकिन बाकी नहीं। बाकी मेनली एक्ट के प्रोविजंस और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड रूल्स का पार्ट देखना है। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इनकम। द होल इनकम टैक्स इज अबाउट टू थिंग्स, इनकम एंड टैक्स। टैक्स की तो बात कर लिया है हमने, एज गुड एज डन। बस स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कुछ कुछ स्पेशल इनकम्स पे बचा है, तो वो अलग से देखेंगे। बट इनकम, नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, यू गिव मी द आंसर। ओके, मान लो कि मैं कैप्स में पढ़ा रहा हूं और मुझे कैप से रेम्यूनरेशन मिल रहा है एवरी मंथ, तो इज इट टैक्सेबल और नॉट फॉर मी? टैक्सेबल। कैप्स को जो आपसे फीस मिल रही है, इज इट टैक्सेबल और नॉट? यस। मैं ये आईपैड को बेच देता हूं और इनकम कमाता हूं, इज इट टैक्सेबल? व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ, उसका प्रॉफिट। ये आईपैड मान लो मैंने 80,000 में खरीदा था, 90,000 में बेच रहा हूं, इज इट टैक्सेबल? व्हाट डू यू थिंक? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, गुड, दैट शुड बी देयर। देन मैं मेरी वॉच थी मेरे पास, अभी नहीं है इसलिए तो बेच दिया। इसलिए वॉच थी मेरे पास में, पर्सनल पर्पस लिए थी, मैं उसको यूज करता था, उसको बेच दिया। टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? व्हाट डू यू थिंक? टैक्सेबल। ओके, गोल्ड चेन थी मेरे पास, अभी नहीं है, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? बेच दिया। गोल्ड के रेट बढ़े तो मैंने बेच दिया, टैक्सेबल। सो आप लोग पार्शियली कहीं कहीं करेक्ट हो, ये मत समझना कि मैं आपके आंसर को एक्सेप्ट करते जा रहा हूं। कहीं कहीं सही बोल रहे हो, कहीं कहीं थोड़ा सा करेक्शन का स्कोप है। ओके, लड़का क्या करता है तो लॉटरी खेलता है, लॉटरी इनकम टैक्सेबल। अब लॉटरी जीतने के लिए, 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के लिए उसने 10 लाख की टिकट खरीदा था, तो कितना रुपए टैक्सेबल? 1 करोड़ या 90 लाख? अच्छा, 1 करोड़ की बिजनेस इनकम कमाने के लिए 10 लाख का खर्चा किया था, मतलब आप लॉटरी में डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, इस बार आप पूरी तरह सही हो। देयर आर नो डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स और सच कैजुअल विनिंग्स। केबीसी खेलने के लिए आप मुंबई गए, आप अमिताभ बच्चन के साथ में स्टूडियो में केबीसी खेले, और फिर केबीसी में आप पूरे 1 करोड़ रुपए, 7 करोड़ मिलता है ना आजकल, पूरे 7 करोड़ रुपए जीत गए। अब 7 करोड़ रुपए का वो आपको दिखाते हैं ना, कि पहले तो चेक दिखाते थे, आजकल कैश नहीं दिखाया कभी, आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर दिखाते हैं। मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन जो लास्ट मैंने देखा था कि ऑनलाइन ट्रांसफर कैसा दिखाते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो ऐप। तो 7 करोड़ थोड़ी ना ट्रांसफर करते हैं, कितना ट्रांसफर करते हैं? उसमें से 2 करोड़ 10 लाख, मतलब 30% टीडीएस कट करके ही ट्रांसफर करते हैं। बट वो पर्सन को क्या एक्चुअल में उस पर 30% ही देना होगा क्या, कि उसका कुछ खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? उसने केबीसी जीतने के लिए मुंबई में होटल में जाके रुका, आने जाने का खर्चा किया, उसने किताबें खरीदा, इतनी सारी किताबें पढ़ा, इतने सारे असिस्टेंट्स को रखा था जो उसकी सहायता कर रहे थे, ये कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वाह कमाल है भाई, मतलब खर्चा हो गया तो वो तुम्हारा, और इनकम हुई तो उसमें 30% हमारा। ये तो गलत बात है भाई, दिस इज नॉट गुड। सो दिस इज लाइक आइसक्रीम, है ना, आपको आइसक्रीम मिल रही है और गवर्नमेंट उसमें से जो कोन के ऊपर वाला 30% है वो कट करके दे रही है। कैन यू विजुअलाइज दैट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। आइसक्रीम का जो खर्चा है वो तो तुम्हारा है, आइसक्रीम जो तुमको मिल रही है उसका 30% हमारा है। कितना बुरा लगता है ना जब कोई और हमारी आइसक्रीम खा लेता है। आइसक्रीम में इतना बुरा लगता है, सोचो कोई हार्ड एंड मनी रहा किसी का, उसको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैंने रिस्पेक्टफुली प्रॉपरली सीए की पढ़ाई करके सीए का प्रोफेशन कंडक्ट किया और उससे पैसा कमाया, तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर मेरा सीए नहीं हो पाया तो मैंने स्मगलिंग का धंधा शुरू किया, तो मेरी स्मगलिंग की इनकम पे या तो फिर किडनैपिंग की इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं? उस पर भी टैक्स लगेगा। Yes, whether the income is legal or illegal, it is taxable. They cannot exempt illegal incomes. It would mean that they are encouraging illegal incomes. नहीं भाई, तुम तो इज्जतदारी से पैसा कमा रहे हो, तुम टैक्स दो, तुम किडनैपिंग कर रहे हो, तुम टैक्स मत दो, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। Illegal incomes are also taxable, very well taxable. But what? Illegal incomes के लिए expenses का डिडक्शन नहीं मिलेगा, करेक्ट? बट ऑब्वियसली वो पता चलना चाहिए, है ना, लाइक ही वाज सेइंग कि बताएगा ही तो नहीं ना सर वो। बट अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम
पता चल गई तो उस पर टैक्स नॉर्मल रेट्स पे नहीं लगता है। 78%। कैलकुलेटर में 60 लिखो, 60% प्लस 25% सरचार्ज ऐड करो, 75 प्लस 4% सेस ऐड करो, 78%। इलीगल इनकम्स पे, इलीगल नहीं अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स पे 78% लगता है। जैसे आपके घर में नहीं, चलो किसी और का एग्जांपल लेते हैं। ओके, कोई मिस्टर एक्स है, उसके घर में शादी है, आपके एक्स की शादी है मान लो, उसमें क्या है, आपके साथ नहीं हो रही, डोंट वरी। सो अरे परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छी बात है, यू आर शुड बी हैप्पी। सो उसकी शादी हो रही है, अब उसकी शादी में कोई अननोन गेस्ट आ गए। ओके, लड़के वालों को लगा लड़की वालों की तरफ से होंगे, लड़की वालों को लगा लड़के वालों की तरफ से होंगे, बढ़िया सूट बूट पहन के खाए पिए बढ़िया, पूरा देखे इधर उधर क्या क्या है, गहने वहने देख लिए, अंदाजा लगा लिए, और फिर जाते जाते कागज का टुकड़ा थमा के चले गए। बोल दे कि काइंडली रिप्लाई विद इन 15 डेज, कि आपने इतना सारा खर्चा किया तो किया कहां से, वी आर इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो अब बताइए ऐसे केस में क्या होगा। इट इज अ केस ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू हैव डन। अगर आप एक्सप्लेन कर दो कि साहब देखो हम पिछले 20 साल से रिटर्न भरते आए हैं, ये इनकम पे हमने रिटर्न भरा है, और अभी इतनी हमारी वेल्थ बन गई है, उसके अलावा हमको कुछ एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिली थी, उससे भी इनकम कमाया है, तो ये हमारी इनकम है जो हमने वैलिडली बताया है, और उसको हमने खर्च किया है, तो ये हमने खर्चा किया है। अगर आप प्रॉपरली सोर्स को एक्सप्लेन कर सको तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर वो लोग केस अपना जो नोटिस है उसको रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, फर्दर कार्यवाही नहीं करेंगे। बट अगर आप नहीं बता सको, तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ सोर्स, तो मैं उधर मेट्रो की तरफ से आता हूं ना, उधर रोज मुझे एक जैगवार खड़ी दिखती है, मैं सोचता हूँ कि इनको जैगवार खरीदने के बाद नोटिस तो पक्का ही होगी। तो आप कोई महंगी कार खरीदते हो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की, तो वोंट दे चेक कि भाई ये पर्सन के नाम पे ये कार रजिस्टर हुई है, तो ये पर्सन इनकम कितनी बताता है, वोंट दे चेक। सो अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है जिसका सोर्स आपने बताया ही नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड, या सोर्स के रिस्पेक्ट में आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो वो वाला जो इनकम होता है, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, सच इनकम विल बी कंसीडर्ड एज undisclosed. पूरा एंटायर अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी टैक्स्ड एट दैट रेट ऑफ 78%। तो ये होता है। अगर आपने बताया नहीं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स है बहुत सारे, क्रेडिट्स मतलब पैसा आया है बहुत सारा, ओके, खूब, ओके, साल भर में 50 लाख 60 लाख रुपए, जिसका आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं किया उसके बारे में, और वो पता चला, तो क्या होगा, उसका सोर्स आपने बताया ही नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं किया कहां से आया पैसा, तो it will be also income from undisclosed sources. Okay, unexplained cash credit बोलते, it will also be taxable at 78%. तो I am not saying these incomes are illegal, but these incomes have to be taxed. Okay, आपको इनकम तो कोई भी रहे बताना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि अगर हम लोग कैप्स में स्टूडेंट से फीस चार्ज करते हैं, वो तो हमारी इनकम हुई है, राइट? बट अगर हम लोग फर्नीचर बेचते हैं, तो क्या वो हमारा मेन बिजनेस है क्या? सो क्या लगता है आपको, फर्नीचर बेचने से जो हमको गेन हुआ होगा, वुड इट बी टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? किस टाइप का रिसीट है वो? कैपिटल रिसीट। सो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि कैपिटल रिसीट्स आर टैक्सेबल एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑल्सो टैक्सेबल। मतलब आपका कहना है कि सारे टाइप के रिसीट्स टैक्सेबल हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर टैक्सेबल, श्योर? अब कैप्स मान लो लोन ले रहा है बैंक से, 5 करोड़ रुपए का लोन लिया हमने मान लो, तो 5 करोड़ पे भी टैक्स लगेगा क्या? वो भी तो कैपिटल रिसीट है, वो एसेट बेच के नहीं मिला लेकिन लोन का है, वो भी तो कैपिटल रिसीट है। इनकम तो यहां पर भी नहीं हुई, गेन इज टैक्सेबल। ओके, यस, यू आर राइट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो कैपिटल गेन्स होते हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स को बेचने पर जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसके कॉस्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन एंड इट इज स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। अब जैसे कि आप में से कईयों के रूट्स, जैसे मेरे भी, कोई विलेज के होंगे, विलेज के, कोई रूरल एरिया के, तो वहां पर अपने फैमिली की कोई प्रॉपर्टी होगी, है ना, उससे कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी होगी। तो देखिए, अगर आपकी अगर शहर में कोई भी लैंड है, वेदर इट इज एग्रीकल्चरल लैंड और एनी अदर लैंड, अगर उसको बेच के आपने पैसा कमाया, 10 लाख में खरीदा था, 15 शहर में 10 लाख में क्या मिलेगा? 50 लाख, 1 करोड़ में खरीदा था, 1 करोड़ 20 लाख में बेचा, तो 20 लाख पे टैक्सेबल। बट रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड
बेच करके आप कैपिटल गेन कमाते भी हो तो उसको इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गेन बोलते ही नहीं है, बिकॉज उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानते। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इसका मतलब सारी कैपिटल रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल नहीं रहेगी, ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि मान लो आप सैलरी कमा रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो सीए बनने के बाद में, बढ़िया, आपको पैकेज लग गया, कितने लाख रुपए का पैकेज चाहिए? 30-35 बस। अरे अच्छा, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो, तब तक तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी ना। आज के टर्म्स में 30-35, चलो 50 लाख का मान लेते, मानने में क्या जा रहा, ठीक है। अरे कल वो बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था, आप लोग तो देखते नहीं होंगे मैच वगैरह, वो द एंकर वाज सेइंग कि रिंकू सिंह ने 6 सितंबर को एक नोट लिखा था, ओके, जिसमें हर एक प्लेयर को बोले थे कि तुम ये टूर्नामेंट से क्या चाहते हो, तो रिंकू सिंह ने 6 सितंबर को लिखा था, आई वांट टू हिट द विनिंग रन्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, और उसने पूरी टूर्नामेंट में एक ही बॉल खेला और उसमें चौका मार के टीम को जिताया। कैन यू बिलीव दैट? मतलब हाउ यू वे कैन मैनिफेस्ट। तिलक वर्मा ने उसके नोट में लिखा था, आई वांट टू स्कोर इन द मैच विनिंग कॉज, स्कोर गुड रन्स इन द फाइनल मैच, इन द टू विन द ट्रॉफी, एंड वो ही हुआ। सो खैर दिस मे बी एन एक्सेप्शन, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो नहीं होती वो नहीं बताई जाती, लेकिन जो होती है सो वो बता दिया। हो सकता है सभी ने लिखा होगा आई वांट टू स्कोर विनिंग रन, तो उसमें से एक का तो रहेगा ही रहेगा ना। अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग है तो पाकिस्तान का हारना तो निश्चित है। सो विनिंग रन तो रिंकू सिंह ने स्कोर कर दिया, एक बॉल खेला, लेकिन टूर्नामेंट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कि एक ही बॉल खेलेगा और वो भी विनिंग रन मार के अपना सपना पूरा कर लेगा। सो वैसे आप लोग भी अपना मैनिफेस्टेशन अच्छा बड़ा करो। कहाँ 30-35 लाख पे सेटल हो रहे हो भाई? फाउंडेशन की क्लास में मैं बोलता था ठीक है 10-15 लाख 20 लाख बहुत है, अब इंटर में आ गए हो, मतलब यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योरसेल्फ, और फिर अब फाइनल में 1 करोड़ का सपना देखना सीए बनने के बाद में, फिर रियलिटी समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, कम से कम तब तक तो इंसान खुश रहे, बाद में तो दुखी रहना ही, तब तक तो नहीं। सो यू नो, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, द लोअर द एक्सपेक्टेशन द बेटर इट इज। ओके, एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा रहेगी उतना आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। ओके, एक्सपेक्ट लेस। ओके, सो नाउ टेल मी, आपका जॉब लगा, चलो ठीक है 35 लाख का पैकेज लगा। अब आपके एम्प्लॉयर ने एक कंडीशन रखा कि हमारे यहाँ जॉब करना है तो हम आपका टैक्स तो डिडक्ट करेंगे, क्योंकि आप इतना कमा रहे हो, हमको इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, टीडीएस कट करेंगे। शुड यू अलाउ योर एम्प्लॉयर टू डू दैट? आर यू एनीबॉडी टू अलाउ हिम और डिसअलाउ हिम? नो, वो तो डिडक्ट करेगा ही टैक्स, ठीक है। अब वो जो टैक्स डिडक्ट करेगा, आपको मान लो 35 लाख में से 10 लाख कट करके 25 लाख दे रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्या हुआ, ये 10 लाख रुपए वो आपको थोड़े दिन बाद दे देगा कि क्या करेगा? आपको दे देगा, आपके बिहाफ पे, कहां पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा कहां से? जब आप, अब तब असेसमेंट ईयर नहीं रहेगा ना, टैक्स ईयर, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब उसमें जो भी टैक्स पेएबल आएगा, मान लो टैक्स पेएबल 8 लाख रुपए आ रहे हैं और आपका 10 लाख कट गए तो 2 लाख रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आपके भी यहां पे 10 लाख जमा हो गए। अगर 11 लाख आता था टैक्स पेएबल तो 1 लाख रुपए आपको और पे करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए, आपकी इनकम 25 लाख ही मानना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए कि 35 लाख मानना चाहिए? कितनी? 35 लाख। जो आपके बिहाफ पे पैसा कटा वो आपके ही ऑब्लिगेशन के लिए यूज हो रहा है, सो वो एक तरीके से आपकी ही इनकम का पार्ट है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनकम। 7 करोड़ की अगर केबीसी जीतते तो 7 करोड़ ही आपकी इनकम है, भले उसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट हो गया। यस, नेट इनकम आफ्टर टैक्स इज लेस, बट योर इनकम इज टू बी कंसिडर्ड एज बिफोर दिस टैक्स डिडक्शन। इज दैट ओके? अब आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि ऐसा ऐसा तो है। अब आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि साहब हमारा बचपन से सपना था कि जो हम जब पैसा कमाएंगे तब हम उसको गरीबों के एजुकेशन में यूज करेंगे। तो आपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि आप हमको पैसा देने के पहले ही, ओके, आप हमको 35 लाख देने वाले थे ना, ठीक है, एक काम करो, आप हमको 35 लाख दो ही मत, आप हमको 30 लाख ही दो, 5 लाख रुपए आप डायरेक्टली ये सो संस्था को डोनेट कर दो। ओके, 5 लाख रुपए डायरेक्टली डोनेट कर दो, आपको 30 लाख ही मिल रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी मानना चाहिए अब? 30 लाख या 35 लाख? व्हाट डू यू थिंक? 35 लाख? 30 लाख नहीं,
आपने डोनेट कर दिया ना वो इनकम, आपने लिया भी नहीं, आपको मिली भी नहीं, आपके बैंक अकाउंट में भी हिट नहीं करी, आपने देखा भी नहीं वो पैसा। यस, सो इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपके बोलने पे आप अगर पैसे को डाइवर्ट करवाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ओके, आपकी मर्जी से हुआ। आप ये भी बोल सकते थे कि ये पैसा ये सो एंड सो मेरा रिलेटिव है, उसके अकाउंट में डाल दो, तो भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ओके, यू कैन अप्लाई इट द वे यू वांट, आपकी मर्जी। आपके बैंक अकाउंट में आने के बाद आप उसमें से जो करना है करो, आने के पहले जो करना है करो, लेकिन इनकम तो आपकी अराइज हो चुकी है, अक्रू हो चुकी है। ठीक है ना। अब मान लो कि आपका इंप्लॉयर कंडीशन रखता है कि हमारे यहां कंपलसरी जो भी जॉब करता है उसकी सैलरी तो 35 लाख डिसाइड हुई है, लेकिन उसको 30 लाख की देंगे, कंपलसरीली 5 लाख रुपए एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डोनेशन में ही जाएगा, तो आपको तो 30 लाख ही मिलेगा। आपकी मर्जी से नहीं जा रहा है। अब इस बार बताइए आपके लिए कितना टैक्सेबल होगा? 30 lakhs, बिकॉज दिस टाइम इट इज अ केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। इसका मतलब कि ये इनकम आपकी कभी हुई ही नहीं। ओके, ये इनकम पहले ही डाइवर्ट हो गई थी। यहां पर आपका फ्री विल या वॉलेंटरी बेसिस पर इनकम को हम लोगों ने डाइवर्ट नहीं किया, ये अप्लाई हमने रेदर अप्लाई नहीं किया खुद होके, ये इनकम डाइवर्ट हो गई थी आने के पहले। मान लो कि आपको डीजे शर्मा सर के साथ में कोई बुक ऑथर करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब से चारुल एंड डीजे शर्मा सर मिलके एक बुक लिख रहे हैं सीए फाइनल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। ठीक है, सो वो बुक का रॉयल्टी आने वाला है। वो बुक टैक्समैन पब्लिशर्स ने पब्लिश किया पूरे नेशनल लेवल पे, और बहुत सारी कॉपीज उसकी बिक रही है। उसकी रॉयल्टी डिसाइड हुई कि शर्मा सर को से 6% मिलेगा, आपको 4% मिलेगा। चलेगा कि 5-5 करना है? नहीं, बहुत हो गया, 4% भी बहुत है। सो हाँ सही ना, तो 4%। अब पर कॉपी एक एक जो बुक बिकेगी। अब वो टैक्समैन पब्लिशर ने चारुल को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन शी वॉज अनअवेलेबल, फॉरेन ट्रिप पे गई थी, सो शी वॉज अनअवेलेबल, सो शी कुड नॉट प्रोवाइड हर बैंक अकाउंट डिटेल्स टू द पब्लिशर सो दैट दे कुड गिव द मनी टू चारुल। तो उन्होंने सोचा कि यार अपने पास शर्मा सर का तो बैंक अकाउंट है ही, पेमेंट भी करना है, ईयर एंड आ रहा है, तो वो लोग क्यों किसी और का पैसा रखे। तो उन्होंने शर्मा सर को पूरा 10% दे दिया विथ अ नोट कि इसमें से 4% चारुल का है, उसको दे देना। अब शर्मा सर के हाथ में क्या करना चाहोगे? पूरा 10% टैक्सेबल या 4% टैक्सेबल? 6% टैक्सेबल। क्यों? उनकी इनकम 6% ही है, एक्स्ट्रा का जो उनको 4% मिला वो उनका खुद का नहीं है, इट इज ऑलरेडी डाइवर्टेड, he does not have any title over that remaining 4%, it is diverted in the favor of the other author. Isn't that the case? So this is called as diversion of income by overriding title. ठीक है, चलो अब और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। आप सीए बन गए, ठीक है, आप सीए बने, आपका मई में एग्जाम रहेगा, आप सीए बन जाओगे जुलाई महीने में। ठीक है, अगर जुलाई महीने में फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, 7 जुलाई मान लो आप सीए बन गए। अब आपने सोचा कि अपन सितंबर तक के थोड़ा सा लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, अभी तक के बहुत हो गए थे टेंशन टेंशन टेंशन, क्योंकि आप तो एग्जाम के बाद भी पढ़ने लग गए थे, बोले पता नहीं पास होते कि नहीं, तो सितंबर में आप लेकिन फिर पास हो गए, तो यू सरप्राइज्ड योरसेल्फ। तो आपने सोचा कि सितंबर तक के अभी अपन लोग कुछ काम वाम नहीं करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपन लोग घूमेंगे फिरेंगे, है ना, हिमालय जाकर के आएंगे, अपन जो भी आपके अरमान थे, श्रीलंका जाना है आपको, जहां पर जाना है आप वहां पर जाकर के आ रहे हो। ठीक है, फ्रॉम जुलाई अप टू सितंबर। फिर आपने सोचा कि अब मैं अक्टूबर से अप्लाई करूंगा या करूंगी, और नवंबर से जॉब स्टार्ट करेंगे, है ना, कोई घाई नहीं है। सो लाइक यू हैड इट ऑल सॉर्टेड, बोले अब तो लाखों में कमाना ही है, तो अभी कल कमाए आज कमाए क्या प्रॉब्लम नहीं, बोले कल कमाएंगे जाने दे, अभी बहुत मेहनत कर लिए, बोले जब सही समय था अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो आपने क्या रिलैक्स, अब आपने नवंबर से जॉब स्टार्ट किया, अक्टूबर में अप्लाई किया, नवंबर से जॉब स्टार्ट किया, और आपको एक महीने का महीने लग गया 3 लाख रुपए, 35 लाख के हिसाब से एक महीने का 3 लाख का पैकेज लग गया आपको। ठीक है, अब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम का कैलकुलेशन जुलाई से मार्च कर सकती है कि नवंबर से मार्च करना होगा? क्यों भाई? यू हैड द पोटेंशियल टू अर्न फ्रॉम जुलाई, अगर जॉब करते तो कमाते थे, लेकिन लगता नहीं कि आपको किए नहीं सर, कमाए का है, अगर करते तो कमाते थे ना, नहीं कमा रहे हो, नवंबर से एक्चुअल में कमा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि सिर्फ रियल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, नोशनल इनकम पे नहीं लगना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
है ना, आप गलत नोशन में हो। इनकम टैक्स एक्ट में मोस्टली तो रियल इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन देर आर फ्यू एरियाज जहां मान लेते कि आपकी इनकम है, डीम टू बी इनकम। जैसे कि आपके पास अगर आप सीए बन गए, बहुत सारी पैसे कमाए, करना क्या, तो इधर घर खरीद रहे, उधर घर खरीद रहे, आपने एक के बाद एक बहुत सारे घर खरीद डाले, एक नागपुर में, एक बेंगलोर में, एक गुजरात में, एक दिल्ली में, गुड़गांव में 10 करोड़ 20 करोड़ के घर मिल रहे हैं आजकल, फ्लैट्स, हाँ, माचिस की डिब्बी के जैसे, वो दूर से ओके, 20 करोड़ 15 करोड़ के फ्लैट मिल रहे हैं गुड़गांव में। मैं तो मतलब मेरे पास में 500 करोड़ आ जाए तो भी नहीं खरीदूंगा। ओके, चलो ठीक है, आपने फिर भी बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स खरीद लिया, ओके, बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स एंड विलाज एंड फार्म हाउसेस बहुत सारे खरीद लिया। अभी आप बिलीव नहीं करते कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई और आके रहे, तो आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखी है ना। आप महीने के पहले 2 दिन एक जगह रहते हो, फिर 2 दिन दूसरी जगह जाते हो, है ना, फिर 6 दिन कहीं जाते हो, फिर सैटरडे संडे आ गया तो कहीं फार्म हाउस पे चले जाते हो, ऐसा आराम से पूरा प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहे हो, अपना वेल्थ को इंजॉय करना पड़ेगा ना। सो अब आप बताइए, आपके पास में 5 प्रॉपर्टीज हैं, हाउस प्रॉपर्टीज, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद ही उसमें रहते हो, ओके, आप अपनी फैमिली के साथ घूमते हो प्रॉपर्टीज में, गड़बड़ नहीं करने का। अब मुझे बताइए, ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या आपने किसी को रेंट आउट किया है क्या? हैव यू रेंटेड इट आउट? नो। तो अब इस पे रेंटल इनकम तो मिल नहीं रही है आपको, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहती है, अगर रेंट पे दिया होता तो कितना रेंट मिलता था बताओ। 5 में से आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी, उसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी तो चलता है, चलो ठीक है, 2 का नील मान लेते हैं, 2 तो आप ही यूज करोगे, बट 3 4 5 बहुत हो गया, बोले 2 से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मान लेते हैं कि वो रेंटेड आउट है, मान लो रियल में 0 रेंट मिला होगा साल भर का, क्योंकि रेंट आउट ही नहीं किया, बट मान लेते कि रेंटेड आउट है, और उसका नोशनल रेंट जो रहता है उसको कंपेयर करते एक्चुअल रेंट से। नोशनल रेंट और एक्चुअल रेंट में कौन बड़ा रहेगा? नोशनल रेंट, ठीक है ना। और किस पे टैक्स लगेगा? नोशनल रेंट, विच एवर इज हायर। आर चैप्टर नंबर 5, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, कितना बुरा लगा सोच के, यार पैसा कमाए कि नहीं कमाए, अब थॉट में आ गए। कोई बात नहीं, 35 लाख को 25 मिला लेंगे, है ना, कम कमाना है ना, ज्यादा उड़ा देना, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो अदर प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड एज डीम टू बी लेट आउट, मान लेते कि लेट आउट किया, ओके। तो ये नोशनल इनकम, हाँ, वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन की आपने बात किया। अगर वो पर्सन ने खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया तो ही इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। अब वो स्मार्ट है, उसने क्या किया, बोले मैं 2 प्रॉपर्टी तो खुद के नाम पे लेता हूं, तीसरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम पे, वाइफ के नाम पे लेता हूं, मैं नहीं। अब उसने क्या किया, अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन? नहीं, दिस ही विल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मान लेंगे कि वो ओनर है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ओके, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इसमें 2 छोटे छोटे टेक्निकली अलग अलग केसेस होते हैं। एक, वाइफ को पैसा दिया, फिर उससे वाइफ ने प्रॉपर्टी खरीदा, पैसा गिफ्ट किया अकाउंट में, फिर प्रॉपर्टी खरीदा, तो वहां पर डीम टू बी ओनर नहीं मानते, लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, वाइफ की इनकम क्लब हो जाती है, तो वाइफ कैन स्टिल क्लेम द एग्जेम्पशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट अगर वाइफ को प्रॉपर्टी ही गिफ्ट किया, 3 प्रॉपर्टी थी, उसमें से तीसरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो the husband is deemed to be the owner, and same applies for other way around also, if wife gives the property as a gift to the husband। उन्होंने सोचा नहीं ऐसा तो गड़बड़ हो गया, तो माइनर चाइल्ड को ढूंढे। मेजर चिल्ड्रन थोड़े डेंजरस हो जाते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के मामले में। माइनर बच्चे थे उसके, बोले 4-5 बच्चे थे, लेकिन 2-3 माइनर थे उसमें से। तो जो माइनर बच्चे थे, वो माइनर बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दिया, ओके। अगेन ही विल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सेक्शन 27, डीम्ड ओनर, ओके। मेजर चाइल्ड के नाम पे किया, नो प्रॉब्लम, मेजर चाइल्ड ओनर बन जाएगा, लेकिन देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। आप इनकम बचाने के चक्कर में, आप टैक्स नहीं लगना चाहिए करके चक्कर में प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे, है ना, तो मतलब वो ध्यान रखना, दोस्त के नाम पे मत करना, ठीक है, क्योंकि वो दोस्ती नहीं तो टिकेगी, फिर प्रॉपर्टी भी गई, दोस्ती भी गई, ये भी हो जाएगा। सो इसलिए जो एकदम क्लोज रिलेटिव है, स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन, उनके लिए ये डिमिफिकेशन दिया गया है, ओके। तो
आई थिंक योर इशू इज सॉर्टेड, मान लेते कि वो ओनर है। ट्रस्ट के नाम पे भी वो देखना पड़ता है कि वो रिवोकेबल है कि इरिवोकेबल है। अगर वो उसके लाइफ टाइम में वापस नहीं ले सकता है तो फिर वो इरिवोकेबल है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर रिवोकेबल है कि कभी भी वापस ले सकता हूं मैं प्रॉपर्टी, तो फिर वो क्लबिंग फिर भी होगी। क्लबिंग ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 9, क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, यस। हाँ, बेच दिया, अगर वाइफ ने अपने प्रॉपर पैसे से एडिक्वेट कंसिडरेशन देके खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वाइफ के फाइल में भी उतने पैसे रहना चाहिए, देन शी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेजिटिमेट ओनर। वो उधर आपने देखा था एक बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, हाँ, तो यू आर पेइंग द कंसिडरेशन, नाम उसका लग गया है, तो क्लियरली इट इज अ केस वेयर यू आर गिफ्टिंग हर द प्रॉपर्टी। ओके, सो यू विल बी डीम्ड टू बी द ओनर। हाँ जी, पापा मम्मी से खरीद, आपको खरीदना है कि आपको डाइवर्ट करना है? आप जमा नहीं करना चाहते हो, आपके पास तो ऑलरेडी 5 है, आप और एक लोगे क्या पापा मम्मी से? फिर आप उनके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, यस यू कैन डू दैट। ओके, बट फिर उसमें आपके बाकी सिबलिंग्स, आपके भाई बहन नहीं क्या कोई? हाँ, तो फिर आप कर सकते हो क्या? नहीं क्या बाकी सिबलिंग्स का टेंशन नहीं आ जाएगा क्या? अरे इनका ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक मिनट बेटा, हाँ चल रहा है, टेंशन मत लो बेटा, ये बहुत सारी चीजें आप इनकम टैक्स में देखने वाले हो। आई होप ऑनलाइन में चल रहा है बराबर। यस, हाँ जी, हाँ, तो पापा के जाने के बाद ना, हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलती है, इट इज अनदर केस ऑफ कैपिटल रिसीट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। कैपिटल रिसीट्स जैसे विल में मिली, इनहेरिटेंस में मिल रही है, आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। हाउएवर रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स में बोल दिया एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, तो ही एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज रेवेन्यू रिसीट्स तो टैक्सेबल है। जैसे मुझे बताइए कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो और फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना के से फैक्ट्री में आप मोबाइल फोन बना के मोबाइल फोन बेच रहे हो, तो मोबाइल फोन बेचने की जो इनकम है वो क्या है? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू रिसीट। आपके प्रोडक्ट्स का सेल है, वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन आप वो फैक्ट्री में वो मशीन को ही उठा के बेच दे रहे हो तो कैपिटल रिसीट। फैक्ट्री को ही बेच डाल रहे हो, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट्स आर नॉट ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड, बट रेवेन्यू रिसीट्स आर जनरली टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। सो रेवेन्यू रिसीट्स में कुछ कुछ जगह एग्जेम्पशन रहता है, जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चरल इनकम, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, ओके, भले ही वो रेवेन्यू रिसीट है बट वो एग्जेम्प्ट है। आप खुद की खेती करके आप उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या जो भी क्रॉप्स उगा रहे हो, बेच रहे हो, इट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर यू, डोंट वरी। ओके, आप भले खेत को बेचो तो भी वो स्पेसिफाइड है तो ही टैक्सेबल रहेगा, और अगर खेती की इनकम कमा रहे हो तो वो तो एग्जेम्प्ट है ही अलग से, राइट? ऐसे आपको चीजें बताए हैं। और कुछ केसेस पूछो आप लोगों को। ओके, लॉटरी हो गया, रियल इनकम नोशनल इनकम हो गया, एप्लीकेशन डाइवर्जन हो गया। सोर्स थियरी की बात करते हैं। आपकी इनकम का कोई स्पेसिफिक सोर्स है तो उसको इनकम मानते हैं, कोई सोर्स ही नहीं है। आप बोल रहे साहब मैं रास्ते पे चल रहा था, पड़े थे पैसे, मैंने उठा लिया, ये वो है उसका सोर्स, तो क्या टैक्सेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नाउ एज फॉर द डेफिनेशन ऑफ इनकम विच इज नॉट गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इन द मीनिंग मैनर, इंक्लूसिव मैनर में दिया है, वो कवर नहीं होता है। देयर शुड बी अ डेफिनेट सोर्स फॉर द इनकम, बट द सोर्स शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। आपके पास में कुछ भी वेल्थ या इनकम या मनी पाया गया, एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो, तो एक्सप्लेन करने लायक सोर्स रहना चाहिए। आपकी स्टोरी पे किसी को विश्वास होगा क्या? इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। हवा चली और पैसा गिरा और हमने उठा लिया, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स आर जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड। सो दे हैव स्पेसिफाइड लॉटरी विनिंग्स, कैजुअल गेम्स, कैजुअल विनिंग्स फ्रॉम गेम्स, टीवी शोज, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा, हॉर्स रेसेस में आपने बैटिंग किया, ये सारी विनिंग्स टैक्सेबल है, ओके, बिकॉज दैट हैज बीन स्पेसिफाइड। यस, क्या बोला आपने किसी ने? शेयर मार्केट की इनकम क्या लगता है टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? बहुत सारे टाइप की इनकम होती है शेयर मार्केट में, अलग अलग टाइप की इनकम होती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव ऑफ द इन्वेस्टर और द पर्सन हु इज बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स। उसका बाय करने के पीछे मोटिव क्या था? अगर उसका मोटिव था
कि मैं उसको बाय करूंगा और इमीडिएटली कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या शायद उसी दिन बेच दूंगा, सो देन दैट इज अ केस ऑफ बिजनेस, नॉट शॉर्ट टर्म। अगर उसका मोटिव है खरीदना बेचना तो वो ट्रेडिंग कर रहा है शेयर्स के, देन दैट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस इनकम, वो हेड में जाएगा। बट अगर उसका मोटिव है उसका एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करना, देन ही हैपेंस टू सेल इट से विद इन 1 ईयर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन मोर देन 1 ईयर तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस। ओके, वेन एवर आई से गेन, तो उसका लॉस भी रह सकता है करस्पॉन्डिंग। हो सकता है ना कि आप वो चीज को सस्ते में बेच पा रहे हो, कम में बेच पा रहे हो, तो लॉस भी हो सकता है। अब इनकम पे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम हुई तो आपको टैक्स देना होता है। बिजनेस से आपने पैसा कमाया से 20 लाख रुपए साल का, तो आपको टैक्स देना पड़ा। बट बिजनेस में आपको 5 लाख का नुकसान हुआ साल के एंड पे, तो वो आपको टैक्स देंगे क्या उसमें? कैन यू एक्सपेक्ट दैट? क्या होगा फिर? तो गया, वो नुकसान हो गया, गॉन, उसका कुछ टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं। और कुछ ट्रीटमेंट होगा वो लॉस का? हाँ, वो लॉस उस साल ही सबसे पहले तो कोई और इनकम के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करेगा एज फार एज अलाउड। बिजनेस लॉस जैसे कि सैलरी इनकम से नहीं हो सकता है, बाकी हेड्स की इनकम से हो सकता है, दूसरे हेड की कोई इनकम से एडजस्ट होगा। अगर दूसरे हेड्स में भी सफिशिएंट इनकम नहीं है तो अगले साल वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, रिटर्न को टाइमली मैनर में फाइल करोगे, तो अगले साल की ट्रेंड में बैठ जाएगा वो। अब अगले साल वो अगले साल की बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है, अगले साल कोई भी इनकम से नहीं हो सकता है, बिजनेस इनकम से। सो मैं बहुत सारी चीजें आपको जस्ट टच कर रहा हूं जो कि हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जब समय आएगा। अब मान लो आपको गिफ्ट मिलता है, अ वेरी स्पेशल केस फॉर टैक्सेशन। ओके, आपको गिफ्ट मिल रहा है, सो सीए बन गए आप, बढ़िया, आपके दोस्तों ने मिलकर के आपको एक बहुत बड़ा टीवी सेट गिफ्ट किया। ओके, 1 लाख रुपए की, करोड़ बोल रहा था, 1 लाख रुपए का आपको टीवी स्क्रीन गिफ्ट किया आपके घर में लगाने के लिए। बताइए, दोस्तों ने मिलकर किया, 1 लाख रुपए का टीवी, टैक्स लगेगा क्या? आपके खास दोस्त ने आपको 80,000 रुपए का कुछ ज्वेलरी दिया है, खास दोस्त ने, नॉट टैक्सेबल। ओके, आपके पिताजी ने, नहीं गलत है कि सही वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बस एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका आंसर, अभी गलत सही पे बात करेंगे। आपके पिताजी ने आपको कार गिफ्ट कर दिया, कौन सी कार चाहिए थी आपको? एमजी की कार गिफ्ट कर दिया आपके पिताजी ने, चाइना की। बताइए, मेरे सर को तुम वही चिढ़ाते चाइना की गाड़ी में। बताइए, एमजी की गाड़ी गिफ्ट कर दिया, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? पिताजी को नहीं, आपको गिफ्ट मिल रहा है ना, नहीं लगेगा? अच्छा, कोई भी गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगा रहे हो आप? हाँ, एमजी की कार तो 50,000 से ज्यादा की होगी ना, 50,000 में तो एक्टिवा भी नहीं आती है, तो टैक्सेबल। तो फिर तो आप कह रहे हो कि एमजी की कार पे टैक्स लगेगा, ज्वेलरी पे भी टैक्स लगेगा, टीवी जो दिया उस पर भी टैक्स लगेगा, फिर तो सडनली सारी चीजें चेंज हो गई, है ना? आपके एक रिलेटिव ने जो कि यूएस में रहते हैं आपके लिए आईफोन भेजा, आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट, 50,000 से ज्यादा का ही है ना, 1,40,000 कितने का है, जो भी आप लोग आपको तो मिल गया वो गिफ्ट में, आपको क्या करना है, कितने का है? अब बताओ, टैक्स लगेगा बोल रहे हो? क्यों नहीं लगेगा? रिलेटिव ने भेजा इसलिए, यूएस से भेजा इसलिए, आईफोन भेजा इसलिए, गिफ्ट है इसलिए। अच्छा, मतलब कोई भी चीज गिफ्ट में बेचते तो टैक्स नहीं लगता था? ओके, चलो गुड। नहीं पता, आई डोंट नो कैन ऑल्सो बी एन आंसर ना, नहीं पता, गेस कर लिया जितना करना था। सो गिफ्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस बहुत स्पेसिफिक है। जैसे कि आपने बोला कि 50,000 रुपीज के ऊपर का अगर एग्रीगेट वैल्यू का गिफ्ट मिलता है साल भर में, पहली बात तो तभी टैक्सेबल होता है। अगर आपको, जैसे कि मैंने कोई पेन गिफ्ट किया 50 रुपए का, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, डोंट वरी, ठीक है? आपको 2,000 रुपए का कुछ किसी ने कुछ गिफ्ट किया, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। वैल्यू पहले तो 50,000 के ऊपर जा रही कि नहीं वो देखना है। अब 50,000 के ऊपर भी जा रही कि नहीं, उसके लिए वो चीजों को ऐड करना है जो वहां पर लिखे हुए हैं। उसका एक छोटा सा लिस्ट है, बस 10 पीजे, बस 10 पीजे। मतलब क्या? बी फॉर बुलियन, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर वर्क ऑफ आर्ट, ओके, अनदर ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एस फॉर स्कल्पचर, पी फॉर पेंटिंग एंड डी फॉर ड्रॉइंग्स, और एक एस बचा, एस फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बस इतने चीजों के गिफ्ट पे टैक्स लगता है। एंड उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। सो अब बताइए, जो टीवी मिला था वो बस 10 पीजे की लिस्ट में था क्या?
नहीं था, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट जो ज्वेलरी मिली थी 80,000 की, उस पर टैक्स लगेगा। जो कार मिली थी पिताजी से, वो बस 10 पीजे की लिस्ट में नहीं था। बट अगर पिताजी से आपको शेयर्स मिलते थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स 10 लाख रुपए के, नहीं लगेगा, क्योंकि पिताजी से मिला। अब अनदर एक्सेप्शन इज गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिलेटिव कौन होता है, हु इज रिलेटिव? ओके, ऑब्वियसली पिताजी माताजी तो रिलेटिव है, बट देन बाकी कौन कौन? उनके पिताजी माताजी होंगे, क्या लगता है? आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके परदादा परदादी, वो लोग होंगे कि 4 डिग्री वाला गिन रहे हो? वो हो गया, वो छोड़ दो उसको, वो रिलेटिव होंगे, हैं। आपके बच्चे अगर आपको गिफ्ट देते तो, हाँ, वो आपके रिलेटिव है। आपके बच्चों के बच्चे आपके रिलेटिव हैं। अच्छा, पक्का? पहली बात तो मान रहे हो कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे फंस गए, है ना? वो बचपन में बोलते थे ना, पेंसिल बोल पेंसिल वैसे फंस गए आप लोग। ठीक है, आपके भाई बहन आपके रिलेटिव है? ओके, आपके स्पाउस रिलेटिव है? हाँ भाई, वो तो पक्का है। अच्छा, अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आपके स्पाउस के पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, उनसे आपको गिफ्ट मिल रहा है, वो रिलेटिव है? आपके स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स, सो द आंसर इज आपके स्पाउस के पेरेंट्स भी आपके रिलेटिव है, उनसे भी गिफ्ट मिलता है तो प्रणाम करके ले लेना। आपके स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके रिलेटिव है, कोई टेंशन नहीं, नो टैक्स, नथिंग डूइंग। आपके ब्रदर सिस्टर तो आपके रिलेटिव हैं। आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर भी आपके रिलेटिव हैं। आपके पिताजी तो आपके रिलेटिव हैं। आपके पिताजी के भाई, आपके चाचा जी आपके रिलेटिव हैं कि नहीं है? आपकी बुआ, आपकी मासी, आपके मामा। अब आपके चाचा की वाइफ, मतलब चाची, आपकी रिलेटिव है क्या? क्या लगता है? अब यहां पर जितने लोगों की मैंने बात किया, उन सबके जो स्पाउसेस हैं एक्सेप्ट यू योरसेल्फ, वो सब आपके रिलेटिव हैं, क्योंकि आपके स्पाउस के स्पाउस तो आप ही हो ना। तो बाकी जिन लोगों की बात किया उनका +1। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा, उनकी वाइफ, आपके मामा, उनकी वाइफ, आपकी मासी, उनके हस्बैंड, आपके ब्रदर, उनकी दुल्हन, आपकी सिस्टर, उनका हस्बैंड, आपके जीजू, ये सब आपके रिलेटिव हैं। ठीक है ना? अब आपके ग्रैंडफादर के ब्रदर, किस बेसिस पे मना कर रहे हो? प्रणाम नहीं करते हो क्या उनको? आपके ग्रैंडफादर के ब्रदर, समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं? क्या लगता है? आपके फादर के ब्रदर तो रिलेटिव हैं, ग्रैंडफादर के ब्रदर नहीं है। ठीक है, आपके स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर, स्पाउस के पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स के ब्रदर भी रिलेटिव है। आपके चाचा, आपके स्पाउस के चाचा आपके रिलेटिव नहीं है, प्रणाम फिर भी करना। ठीक है, आपके बच्चे आपके रिलेटिव है, आपके स्पाउस के बच्चे हैं। यहां पर थोड़ा ट्रिकी मामला हो गया है ना, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, अब यहां पर एक मजे की बात होती है, जब हम लोग वो चार्ट पढ़ेंगे उस चैप्टर में, तब आप ऑब्जर्व करोगे, आपके चाचा आपको गिफ्ट देते हैं ना, तो आपके लिए वो रिलेटिव है, आपको टैक्स नहीं लगता। बट आप जिसके चाचा हो, आपका भतीजा, मतलब आपके भाई का बच्चा, वो आपको गिफ्ट देता है तो आपको टैक्स लगता है, क्योंकि वो आपका रिलेटिव नहीं है। आपके बच्चे आपके रिलेटिव है, आपका भाई भी आपका रिलेटिव है, लेकिन आपके भाई के बच्चे आपके रिलेटिव नहीं है, बट आप उसके रिलेटिव हो। आप अपने भतीजे को गिफ्ट दोगे, चाचा अपने भतीजे को गिफ्ट देगा तो एग्जेम्प्ट, लेकिन भतीजा अपने चाचे को गिफ्ट देगा तो, सेम फॉर मामा भांजा। ओके, मामा भांजे को गिफ्ट देगा तो एग्जेम्प्ट, मतलब, लेकिन छोटा बड़े को देगा, भांजा मामे को गिफ्ट देगा। विल इट बी टैक्सेबल? यस, प्रोवाइडेड द वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। तो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। और ये जो पूरी डेफिनेशन की अभी हम लोग ने बात किया, मेरे दिमाग में पूरा चार्ट था उसका, जो आपको बाद में चैप्टर में आएगा, उसी के बेसिस पे मैं पूछते जा रहा था, वरना कैसे याद रहेगा? तो वो सिर्फ वो पर्पस के लिए एप्लीकेबल है। अब रिलेटिव की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कुछ और है इनकम टैक्स एक्ट के लिए।
ओके जो उसमें फिर स्पाउस के पेरेंट्स वगैरह कवर नहीं होते हैं, रिलेटिव की जो एक्चुअल डेफिनेशन जो बाकी जगहों पर अप्लाई होती है। एंड दिस थिंग्स मेक आवर होल इनकम टैक्स प्रोविजंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए हम लोगों को चीजें जो है वो धीरे धीरे एक एक करके समझना होगा। तो एज फार एज द फीचर्स ऑफ इनकम आर कंसर्न हम लोग ने एक ओवरव्यू लिया है। एंड यस एज यू सेड कि सर अगर 1 करोड़ के इनकम कमाने के लिए बिजनेस से अगर हमने 10 लाख का खर्चा किया तो सिर्फ 90 लाख टैक्सेबल रहेगा। सो मीन्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनकम, है ना। एक्चुअल टर्नओवर पे टैक्स नहीं लगता है, टर्नओवर पे जीएसटी लगता होगा, लेकिन टर्नओवर लेस एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो माइनस कर दो तो जो नेट इनकम होती है उसी पे आपको लगता है इनकम टैक्स। इज दैट ओके? सो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपकी किताब में भी आप लोग ढूंढोगे। सो फीचर्स ऑफ इनकम, इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कैश में इनकम चाहिए, आपको काइंड में मिल रही तो भी टैक्स लगेगा। सिंपल सी बात है। सपोज यू आर डूइंग योर बिजनेस और आपको कोई क्लाइंट कैश में फीस दे रहा है, कोई क्लाइंट आपको कोई बुकिंग करके दे रहा है, ओके काइंड में कुछ आपके लिए करके दे रहा है या कोई चीज दे रहा है आपको, सो दैट विल स्टिल बी योर इनकम। ओके कैश और काइंड। सोर्सेस income can be from multiple sources. One person can have income from multiple sources. Within one head of income there may be multiple sources. Okay, उसमें कोई लिमिट नहीं है। In fact, considering the uncertainties in the world of tomorrow, we should aim to have multiple sources of income. Even if you are doing job, you should create more sources of income. जिसके लिए आपको अभी से थोड़ा थोड़ा सीखना है, एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करना है और सोर्सेज जनरेट करना होगा। एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इट इज पॉसिबल एज वेल। ओके Then receipts, revenue receipts and capital receipts. As I have already told you, revenue receipts are normally taxable unless exempted specifically, such as sale of fruits. Capital receipts are generally not taxable unless specified, such as sale of tree itself, factory itself. Okay, उसको unless specified है वो taxable नहीं रहेगा। Example, अब ये यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है receipts के बारे में। देखिए अब रिसीट्स को कब रेवेन्यू और कब कैपिटल मानेंगे उसको डिस्टिंग्विश करने का चार्ट आपको मैं दे दूंगा। फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो रिसीट होती है वो होती है जनरली कैपिटल रिसीट। फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को बेच के जो रिसीट्स होती है वो है रेवेन्यू रिसीट्स। इज दैट ओके? जनरली स्पीकिंग। सोर्स ऑफ इनकम कोई बेच दिया तो कैपिटल रिसीट, जैसे मशीन जिससे हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे मशीन को ही बेच दिया तो कैपिटल रिसीट। बट इनकम मतलब कि सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से जो पैसा मिल रहा है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट्स। रेसिपिएंट्स मोटिव इज टू बी सीन। ओके जिसको इनकम मिल रही है उसका मोटिव देखना है। जो हो सकता है आपने फर्नीचर बेचा फर्नीचर डीलर को, फर्नीचर डीलर के लिए तो वो ट्रेडिंग वाला आइटम हो गया, लेकिन आपके लिए फर्नीचर वॉज योर से हाउस होल्ड आइटम। पर्सनल पर्पज के लिए अगर आपने फर्नीचर घर पे यूज किया था तो उसके बेचने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। मैंने जो वॉच का एग्जांपल दिया था वो मेरी जो रिस्ट वॉच थी जो मैंने बेच दिया पर्सनल पर्पस की थी, उसको बेचने पर मुझे कोई टैक्स नहीं लगता है। बट मेरी जो गोल्ड चेन थी जिसको मैंने बेच दिया उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं मानते हैं। गोल्ड चेन इज ज्वेलरी, इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके उसकी सेल करने पर जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। कैपिटल रिसीट जरूरी नहीं है कि एक साथ ही मिले तो ही कैपिटल रिसीट। समटाइम्स द मनी में बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, स्टिल इट इज अ कैपिटल रिसीट। सच एज मतलब आपने से कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, सामने वाला आपको पूरे साल में हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर रहा है जैसे जैसे उसके पास पैसे अरेंज हो रहे हैं। सो दैट इज स्टिल अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इज नॉट द वे इन विच द मनी इज बीइंग रिसीव्ड, इट इज अगेंस्ट व्हाट द मनी इज बीइंग रिसीव्ड। मनी इज बीइंग रिसीव्ड अगेंस्ट द एसेट, कैपिटल एसेट के बदले में, तो वो कैपिटल रिसीट है। सिमिलरली एक साथ पैसा मिला तो कैपिटल रिसीट रहेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। लमसम रिसीट इज नॉट ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक साथ समझो किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का आपको सिंगल स्ट्रोक में पेमेंट मिल गया, स्टिल इट इज अ रेवेन्यू रिसीट फॉर यू, क्योंकि आपने किसी को कुछ काम करके दिया उसका आपको पेमेंट एक स्ट्रोक में मिल रहा है, स्टिल इट इज अ कैपिटल रिसीट। सॉरी इट इज नॉट अ कैपिटल रिसीट, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि वो कुछ सर्विस के बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है, भले ही वन टाइम मिल रहा है। दैट नीड नॉट बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। नेचर इज इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट विच यू आर रिसीविंग द इनकम इज इंपॉर्टेंट। एंड कंपनी लॉ या अकाउंट बुक्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइसिव नहीं माना जाएगा, वो इंडिकेटिव रहेगा,
उसका हम मदद ले सकते हैं टू कम टू द कंक्लूजन, बट वो डिसाइसिव नहीं रहेगा कि हमने अकाउंट बुक्स में इसको P&L में क्रेडिट किया है तो इसको आप रेवेन्यू रिसीट ही मानो, अकाउंट बुक्स में हमने इसको कैपिटलाइज ये बैलेंस शीट में रखा है तो इसको कैपिटल रिसीट मानो, ऐसा नहीं रहेगा. इज दैट ओके? सो दैट मे नॉट बी, दैट मे बी एज पर योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट इनकम टैक्स के लिए द ट्रीटमेंट मे बी डिफरेंट. ओके, कंपनी लॉ एंड अकाउंट बुक्स का. फिर हम लोग ने बहुत सारी छोटी छोटी बात किया. गिफ्ट is taxable, okay, but specifically only mentioned if under the so and so section 56 to 10. ये सेक्शन नंबर याद कर लेना, आपको चैप्टर नंबर 8 में अप्लाई होगा, बट इसका रेफरेंस आएगा एक दो जगह पर पहले भी. तो गिफ्ट इज टैक्सेबल ओनली इफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 56 to 10. Certain incomes are exempt, as you already know कि revenue receipts are generally taxable unless exempt, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम. पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर सैलरी या रेम्यूनरेशन या बोनस या कमीशन मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है. जितने हद तक फर्म को डिडक्शन मिलता है उतने हद तक पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है. बट अगर पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है. जो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता है क्या, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आखिरी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि उस अमाउंट पे फर्म को टैक्स लग जाता है तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a). तो देयर आर सो मेनी इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट. आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, जैसे आपने ICAI की स्कॉलरशिप में अप्लाई किया और आपको स्कॉलरशिप मिलने लग गई, मान लो मेरिट बेसिस पे, नीड बेसिस पे, व्हाटएवर, तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जैसे महीने की 5,000 10,000. सो वो जो स्कॉलरशिप रहेगी दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट. इट हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 10(16). आपको लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में पेमेंट मिलता है ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है. ओके, कुछ रिसीट्स जो है वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट मानी गई है. लीगल एंड इलीगल इनकम्स बोथ आर टैक्स्ड. डिस्प्यूटेड इनकम, अब इसका एक केस पूछता हूं आपको. ABC 3 भाई थे. ओके, पिताजी प्रॉपर्टी छोड़ के गए. A ने क्या किया, B और C को घर से निकाल दिया और बढ़िया A उस प्रॉपर्टी को अभी पोजीशन में रखा है. टेक्निकली तो ये तीनों उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन A ने उनको निकाल दिया. ओके, और अब A भी वो प्रॉपर्टी से बाहर चला गया, रेंट पे दे दिया. प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम सिर्फ A को मिल रही है, भले ये दोनों भी उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं. सो अब मुझे बताइए, अब फिर ये B और C ने मिलकर के A के अगेंस्ट में केस कर दिया. नाउ टेल मी, प्रॉपर्टी की हमारी भी है करके, प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा हमको दो, रेंटल इनकम जा रही हमको हमारा हिस्सा दो. अब केसेस रिजॉल्व होने में तो आपको पता है इंडिया में जनरेशंस लग जाती हैं, खासकर ये सिविल मैटर रहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के डिस्प्यूट रहते हैं, 20 साल 25 साल कहीं नहीं गए. तब तक के A को जो रेंट मिल रहा है, क्या उस पे ABC तीनों ने टैक्स भरना चाहिए या अभी किसी ने टैक्स नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि इनकम किसकी है, कि अभी A ने भरना चाहिए? क्या लगता है आपको? A ने भरना चाहिए. बेचारे A से क्यों भरवा रहे हो, वो तो केस हार भी सकता है. आपको A के अगेंस्ट में पहले ही आपको फीलिंग आ गई थी, ये विलेन है, बहुत बदमाश आदमी, अपने भाइयों को बाहर कर दिया है, तो इसलिए आप A से टैक्स भरवा रहे हो. बट थिंक विदाउट इमोशंस, बताओ क्या होगा? तीनों को भरना पड़ेगा. क्यों? प्रॉपर्टी तो तीनों की है, रेंटल इनकम भी तीनों की होना चाहिए. रिसीव A कर रहा है तो किसने टैक्स भरना चाहिए? नहीं, A नहीं. जब तक के डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक के जिसको इनकम मिलती है वो टैक्स भरेगा. बाकी दोनों क्यों भरेंगे बेचारे? मतलब पहले तो बेचारों को इनकम नहीं मिल रही है. आप यार इमोशंस को साइड में रख के बात करते हो, थोड़ा थोड़ा तो सोचा करो B और C के एंगल से. हाँ, बेचारे A को ही भरना पड़े. A बेचारा नहीं है, B और C बेचारे है ना. A को तो टैक्स भरना पड़े. इनकम जो कमा रहा है वो टैक्स भरेगा. वो इनकम अभी डिस्प्यूट में तो भी तुम कमा रहे हो ना, तो टैक्स भरो. हाँ, फ्यूचर में अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस इनकम में B और C का हिस्सा जो था वो उनको दो, तो टैक्स ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो टैक्स डिडक्ट करके जो पार्ट बचा उसमें B और C का हिस्सा वो दे देगा, सो दैट रेवेन्यू का लॉस ना हो. वरना लोग सिर्फ टैक्स से बचने के लिए एक केस फाइल करके रख देंगे. आपस में कोई मतभेद नहीं है कि भाई डिस्प्यूट में रहेगा तो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसे तो भाई बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी ना. सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे. टैक्स लगेगा डिस्प्यूटेड इनकम, जिस पर्सन को इनकम हो रही है, वेदर और नॉट इट इज क्लियर टाइटल, स्टिल वो इनकम उसके हाथ में तब तक टैक्सेबल रहेगी. रिसीट, अक्रूअल और ड्यू, सिंपल सी बात है. आप जॉब करने गए, ओके,
आपने पहले महीना काम किया, नवंबर महीना, 30 नवंबर को आपके सब जो वहां के कलीग्स है वो लोग खुश हो रहे हैं, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, और आप रिफ्रेश कर रहे हो, कुछ आया ही नहीं पैसा। फिर आपने जाके एम्प्लॉयर से बात किया, आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि आज तो मैं अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आके बात करते हैं। फिर गए, आपका 1 से 30 नवंबर तो आपने काम कर लिया, अब 1 से 10 दिसंबर भी काम कर लिया। अभी तक के आपकी कितने दिनों की सैलरी अक्रू हो चुकी है? 40 डेज की। कितने दिनों की सैलरी ड्यू हो चुकी है? 30 डेज की। अक्रू और ड्यू का फर्क समझ गया? मतलब जब तक जितना काम किया वो अक्रू हो गया, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट इट इज अक्रूइंग, बट एवरी मंथ इट इज फॉलोइंग ड्यू जनरली एज पर द पॉलिसी। बट अभी तक कितनी रिसीव हो चुकी है? 0। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट, अक्रूवल एंड ड्यू। ठीक है। फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताया कि हमारा पॉलिसी है पहले महीने की सैलरी हम लोग दूसरे महीने के एंड पे देते हैं, ताकि एम्प्लॉय के जो हम इतने इसके पीछे इतना सारा खर्चा करते, ट्रेनिंग वेनिंग करते, तो छोड़ के ना चले जाए। तो आपने कहा ठीक है साहब, तो आपको दूसरे महीने के एंड पे पहले महीने की सैलरी मिली। आप बोले दूसरे महीने की सैलरी साहब? बोले हमारा पॉलिसी है दूसरे महीने की सैलरी हम लोग तीसरे महीने के। तो आपको समझ में, अपने कलीग्स को उनके पिछले महीने की सैलरी मिली थी। सो खैर ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी 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 होता भी है। आर्टिकलशिप में बी अलर्ट, ओके, सतर्क रहे, सावधान रहे। ओके, सो रिसीट, अक्रूवल एंड ड्यू। अब आपकी इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होगी कि रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी कि ड्यू बेसिस पे होगी? क्या लगता है आपको? अक्रूवल बेसिस पे। श्योर? इमोशंस, लॉजिक? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ इनकम। ओके, अगर आप सैलरी हेड की बात कर रहे हो तो आंसर इज रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। अक्रूवल बेसिस पे नहीं होती, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। अगर आप बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज हेड की बात करें तो इट इज रिसीट और अक्रूवल एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप जो अकाउंटिंग का मेथड फॉलो कर रहे हो, आप चाहे तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे बना सकते हो, तो जितना कैश आया उसको इनकम मानेंगे। जैसे कि कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी बुक्स कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको कई बार क्लाइंट पिछले साल के ऑडिट का फीस अगले साल देता है, तो वो उस पर पिछले साल ही टैक्स भर देंगे तो उनका कितना नुकसान हो जाएगा। सो दे प्रिपेयर इट ऑन द कैश बेसिस। तो रिसीट और अक्रूवल एज पर योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एज पर द पीजीबीपी हेड और द अदर सोर्सेज हेड। देन एक हेड होता है अपना कैपिटल गेन्स, तो उसमें जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जनरली उस साल टैक्स लगेगा, भले उसका पैसा आपको पहले मिला होगा या बाद में मिल रहा है। पर टैक्सेबल कब रहेगा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तब आपकी इनकम अक्रू हुई ऐसा मानेंगे जनरली। दिस इज सब्जेक्ट टू 3 और 4 एक्सेप्शंस जो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जनरली स्पीकिंग। जैसे एक एक्सेप्शन बता देता हूं, अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त कर लेती है, अभी नागपुर के अराउंड ना एक पूरा ऐसा रिंग बनने वाला है, आउटर रिंग रोड, आउटर का भी आउटर रिंग रोड बनने वाला है नागपुर के अराउंड। सो बहुत सारे लोगों के जो खेत है ना, उनको बढ़िया वहां पर उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, उनके खेत जब्त किए जा रहे हैं और उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है क्योंकि रोड बन रहा है बहुत शानदार। ओके, चलेंगे अपन किसी दिन साइकिल से। तो वो जो रोड बन रहा है उसमें मान लो आपका खेत है साकिब और वो जब्त हो गया, तो आप खुशी खुशी जब्त होने दोगे? हाँ, कॉम्पेंसेशन दे दिया तो शांत हो जाओगे? ठीक है, चलो गुड। सो यू आर कोऑपरेटिंग। कॉम्पेंसेशन तो देने ही वाले ना, वो कॉम्पेंसेशन के बगैर कैसे? उन्होंने आपको आज 2025 में आपसे खेत तो ले लिया और बोल दिया इतने इतना कॉम्पेंसेशन है, बस कॉम्पेंसेशन भी दिया नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने अभी क्या करोगे? कॉम्पेंसेशन दिया नहीं तो लैंड भी गई, कॉम्पेंसेशन भी मिला नहीं, तो क्या करोगे? केस कर दोगे? ठीक है, वेट करोगे थोड़ा, अप्लाई करोगे, बात करोगे जाके। आपका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है मान लो 3 साल बाद, 2028। ओके, कॉम्पेंसेशन। अब ये केस में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई मानेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन में भी गई तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर हो गई मानेंगे। कब ट्रांसफर हो गई? 25 में, 2025 में। बट उस पर टैक्स अभी नहीं लगेगा, भले अभी डिटरमाइन भी हो गया है कितना इनकम मिलेगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब, 28 में। भले 28 में आपको 5% ही मिला तो भी टैक्स पूरे पे लगेगा 28 में। ठीक है ना? सो इट इज समटाइम्स टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस इवन फॉर कैपिटल गेन्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझना है इस चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में आगे।
देन क्लबिंग ऑफ इनकम्स, जैसे कि हम लोग ने बात किया कि हस्बैंड ने मान लो वाइफ को कोई प्रॉपर्टी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी में तो डीम्ड ओनर मान लेते, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया, ओके, से पैसा वाइफ को ट्रांसफर कर दिया एज अ गिफ्ट, और वाइफ उसको बैंक में एफडी में रख के इंटरेस्ट कमा रही है, सो दैट इंटरेस्ट इनकम will be deemed to be the income of the husband. Okay, it will be clubbed in the hands of the husband. Similarly, clubbing में minor child वाली इनकम्स होती है. माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई बिजनेस खोल दिया आपने और माइनर चाइल्ड की इनकम हो रही है, तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी. कौन से पेरेंट के हाथ में? दोनों पेरेंट अर्न कर रहे हैं. हाँ, जिसकी भी इनकम ज्यादा है. लॉजिक से बता रहे हो, कॉमन सेंस, जिसकी भी इनकम ज्यादा है. बट एक बार एक पेरेंट के हाथ में टैक्स होना शुरू हो गया तो बिना कोई रीजन के चेंज नहीं होगा, वो उन्हीं के हाथ में टैक्स होते रहेगा. ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज देयर. देन क्लबिंग ऑफ इनकम और भी केसेस में होता है, जैसे कि मैंने वेदांत को, मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी थी, वो वेदांत को ट्रांसफर कर दिया और बोला कि प्रॉपर्टी तुम रखो, इसका रेंट भी तुम रखो, लेकिन मुझे जब चाहिए मैं तुमसे वापस ले लूंगा. ऐसा अग्रीमेंट पे साइन वाइन ले लिया. तो अब मैं आई हैव अ राइट टू टेक इट बैक वेन एवर आई वॉन्ट. इट इज अ केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर. तो फिर वो इनकम भी मेरी ही रहेगी. ओके, कभी कभार तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर मैंने सिर्फ मेरे टेनेंट को वेदांत का अकाउंट नंबर दे दिया कि इसका रेंट आप मुझे मत दो, ये मेरे दोस्त के अकाउंट में डाल दो, तो भी दैट रेंट विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स. इट इज कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम. इनकम मे नॉट बी एक्चुअली अर्नड बाय मी, बट जस्ट बिकॉज I am trying to divert that income in some other person's hands, it will come back and be taxed in my hands. ऐसा नहीं कि ये सब प्रोविजंस के बाद में लूपहोल्स नहीं बचते, लूपहोल्स हैं. टैक्स प्लानिंग के भी बहुत, टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो, टैक्स अवॉइडेंस भी कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप है. अवॉइडेंस करना इलीगल है, अवॉइडेंस एंड इवेजन इज नॉट करेक्ट, लेकिन टैक्स प्लानिंग तो कर ही सकते हो. तो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ क्या क्या कर सकते हैं वो आपको धीरे धीरे प्रोविजंस के साथ में समझना है. Then there is a concept of real income and notional income, as I told you. Sometimes notional income may also be taxable. Okay, जैसे एक सेक्शन है 44ADA फॉर प्रोफेशनल्स. अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं है ग्रॉस रिसीट साल की, तो से 60 लाख है, तो आपको बोलते हैं कि या तो आप एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके एक्चुअल इनकम बता दो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, या तो मान लो कि आपकी इनकम 50% है. मान लो 60 लाख का 50% 30 लाख, बस मान लो, तो फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो मिनिमम 50%. तो दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम, नोशनल इनकम मान लेते हैं कभी कभार. जैसे हम लोग ने एक देखा था एग्जांपल फ्रेट वाला 7.5%, नॉन रेसिडेंट शिप ओनर का, मान लेते कि इनकम 7.5%. तो ऐसा डिमिफिकेशंस भी है कुछ कुछ जगह पर एक्ट में. द आइडिया इज टू मेक थिंग्स इजियर, ओके, टू मेक देम लेस कॉम्प्लिकेटेड. क्या लगता है आपको नया इनकम टैक्स एक्ट बहुत आसान कर देगा सब चीजों को? कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह हट जाएंगे कि और आ जाएंगे, कम हो जाएंगे? लेट अस सी. क्योंकि अब नया इनकम टैक्स एक्ट रहेगा, उसमें बहुत सारी ग्रे एरियाज रहेगी, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन की जो चीजें रहेगी, फिर सर्कुलर्स आएंगे, फिर नोटिफिकेशंस, फिर अगले साल अमेंडमेंट्स. तो आप लोग फाइनल में पहुंचोगे तब समझ आएगा आपको कि पुराना ही ठीक था कि नया बढ़िया है. लमसम वर्सेज इंस्टॉलमेंट्स. तो वी हैव डिस्कस्ड, लमसम में पैसा मिला मतलब जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल रिसीट ही है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इनकम. ओके, एंड इंस्टॉलमेंट में मिला मतलब जरूरी नहीं कि वो रेवेन्यू रिसीट है. एक स्पेशल टाइप की लोन होती है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. चैप्टर 3 का टाइटल ही एग्जेम्पशंस. उसमें रिवर्स मॉर्गेज होता है, मतलब कि आप सीनियर सिटीजन हो और आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखा, बट आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हो और आप बैंक से लोन ले रहे हो इंस्टॉलमेंट्स में. एवरी मंथ बैंक इज पेइंग यू लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड 15 साल 20 साल बाद वो लोन का रिपेमेंट आएगा. तब तक के चांसेस है कि आप नहीं रहोगे, और अगर आप नहीं रहे तो आपकी डेथ पे बैंक आपके लीगल हेयर को ऑप्शन दे सकती है, या तो लोन वापस कर दो या तो प्रॉपर्टी बेच के हम लोग रिकवर कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स मॉर्गेज. तो यहां पर जो आपको इंस्टॉलमेंट में लोन मिल रहा है हर महीने बैंक से, क्या वो इनकम है? क्या वो टैक्सेबल इनकम है? क्या रेवेन्यू रिसीट है? क्या नहीं. लोन इज स्टिल अ लोन, ओके, वेदर इट इज रिसीव्ड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट, सो इट विल बी नॉट टैक्सेबल, वो लिखें. देन ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे बाय
एडिंग ऑल दीज हेड्स ऑफ इनकम की इनकम अलग अलग सोर्सेस की भी हो सकती है विद इन वन हेड ऑल्सो। फिर सबकी जो इनकम्स आएगी उसमें फिर हम लोग क्लबिंग भी कर लेंगे, हम लोग सेट ऑफ भी कर लेंगे लॉसेस में से, तो फिर हमको नेट इनकम मिलेगी। जीटीआई माइनस डिडक्शंस विल गिव यू द नेट इनकम। हर एक हेड की भी पहले नेट इनकम आएगी, फिर नेट इनकम सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। उसमें से और भी कुछ डिडक्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब देखिए दो टाइप के डिडक्शंस होते हैं। कुछ डिडक्शंस जो कि हर एक हेड में है, जैसे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम बताया था, तो वो सैलरी हेड का डिडक्शन है। सैलरी हेड में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पीजीबीपी हेड में एक्चुअल बेसिस पे एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। कैपिटल गेन हेड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलता है, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का। ठीक है, डिडक्शंस मिलते हैं। तो वो डिडक्शन तो उस हेड के अंदर मिलता है। 30% किधर बोले आप? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी, वेरी गुड। हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ कुछ डिडक्शंस मिलते हैं विद इन द हेड। बाकी लोगों को टेंशन आ जाता है ना, हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों को टेंशन रहेगा तो थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे फिर घर जाके। सो ये डिडक्शंस मिलने के बाद में ये नेट इनकम जनरेट होती है, कैलकुलेट होती है। फिर वो इनकम्स में फर्दर हम लोग किसी और की इनकम हमारे हाथ में क्लब हो रही है क्या, वो ऐड कर देंगे। लॉसेस वगैरह सेट ऑफ हो रहे हैं क्या, वो कर देंगे। देन वी विल अराइव एट जीटीआई। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से फिर हम माइनस करेंगे डिडक्शंस। चैप्टर 6 से डिडक्शंस बोलते हैं उसको, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट अब अगले साल से नहीं बोलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चैप्टर नंबर 6A है, जिसमें डिडक्शंस के सेक्शंस दिए हैं। तो उस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस कवर्ड, 80C से लेकर के 80U, बहुत सारे बीच में 80D, 80DD, 80DDB, 80G, 80GGA, 80GGB, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं कि C से U इतने से ही होंगे, बहुत सारे हैं। 80QQB, 80RRB, 80TT A, 80TTB, ओके, 80JJAA, 80JJA, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो डिडक्शंस मिलेंगे। मोस्ट ऑफ दोज डिडक्शंस आर नाउ अवेलेबल ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। अ फ्यू इन आवर सिलेबस, ओनली 3 आर कवर्ड अंडर द न्यू रिजिम एज वेल। ओके, जो डिडक्शंस हैं। फिर उसके बाद जो इनकम मिलेगी वो होगी टोटल इनकम। तो ये सबके अलग अलग चैप्टर्स है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था। ये क्लबिंग का भी अलग चैप्टर है, सेट ऑफ का भी अलग चैप्टर है, डिडक्शंस का भी है, एंड फाइनली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Our whole objective is to be able to solve that full 15 marks question। जो पहला क्वेश्चन आता है बड़ा सारा, कभी कभार इट रन्स इनटू पेजेस। ओके, इस बार भी दो पेजेस से तो ज्यादा का ही होगा, सॉल्व किया था मैंने इस बार का पेपर। तो इट रन्स इनटू पेजेस। आपको उसमें प्रॉपरली प्रोविजंस को पढ़ते हुए हर एक चीज अप्लाई करना होता है, हर चैप्टर की चीज उसमें अप्लाई हो सकती है। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। नेट इनकम पे टैक्स लगता है आफ्टर बोथ टाइप ऑफ डिडक्शंस। So there is a difference between the term exemption and deduction। Exemption मतलब क्या होता है? हाँ, the income which does not form part of the total income। कैलकुलेशन में लेना ही नहीं उस इनकम को। एग्जाम्पल, आपको आपका पीपीएफ अकाउंट है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इनकम तो है बट एग्जेम्प्ट इनकम है। सो वो आपको इनकम में लेना ही नहीं है। आपके एग्रीकल्चरल इनकम, खैर वो तो थोड़ी अलग है, अभी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें एग्रीगेशन होता है, और एग्रीगेशन के कारण आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, जो वैसे तो एग्जेम्प्ट है बट उसके कारण, उसके रहने के कारण आपकी टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। या आज ही थोड़ा सा बता दूंगा आपको, इंटरेस्टिंग पार्ट है। बट देन देयर आर अदर एग्जेम्प्ट इनकम सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म, है ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, देन अमाउंट रिसीव्ड इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो डिजास्टर कवर्ड है उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप इनकम, ऐसे कुछ इनकम्स है जो कि एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है जो कि पार्ट ही नहीं है टोटल इनकम का। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो सोर्स का लॉस भी नहीं कंसिडर होगा। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर एग्जेम्प्ट है, तो पार्टनरशिप फर्म से लॉस का जो शेयर मिला वो भी ट्रीट नहीं होगा। वो लॉस का शेयर भी कोई और इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इनकम भी एग्जेम्प्ट रहती थी। बट डिडक्शन इज समथिंग डिफरेंट। डिडक्शन इज जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट यू पे। समटाइम्स डिडक्शन इज अलाउड ऑन अ फ्लैट बेसिस, 30% or 75,000 or like that. Sometimes only when you incur that expenditure, and sometimes deduction is allowed even on the basis of income. जैसे आप सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कमाते हो ओल्ड रेजिम में, तो 10,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप 80
वेरी गुड, 80 टीटी है। अगर आपने इससे 15,000 का इंटरेस्ट कमाया तो आपको उसमें से 10,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, आपको कभी कभी वो पीछे के सेक्शंस का रेफरेंस मिलेगा, 80C, 80D, 80TT है, तो अभी से टेंशन मत लेना, मार्क करके रख लेना, टू बी रेड आफ्टर चैप्टर नंबर 11, क्योंकि वो क्वेश्चन का वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो मैं डिलीट नहीं कर सकता क्वेश्चन में से, तो इसलिए मैंने वो रख दिया है, बाद में समझ जाएगा। देन एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन आपको समझ चुका है एग्जाम्पल से, डीजी शर्मा सर की बुक है ना, जहां पर इनकम डाइवर्ट हो रही है, उनको मिल रही है लेकिन वो उनकी नहीं है। सो टू बी पेड टू अदर पर्सन एज पर लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। डाइवर्टेड इनकम इज नॉट टैक्सेबल, हाउएवर अप्लाइड इनकम इज टैक्सेबल। जो हाँ वॉलेंटरीली आप चैरिटी में दे रहे हो या वॉलेंटरीली आप उसको किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर रहे हो, इनकम मिलने के बाद आप उसकी चैरिटी करते हो चाहे जो करते हो, वो आपका लुकआउट है, इजंट इट, दैट इज अप टू यू। लेकिन आपको इनकम मिल रही इन द फर्स्ट प्लेस, तब वो टैक्सेबल है। व्हाट यू डू आफ्टर दैट डज नॉट मैटर। जैसे हम लोग ने जीएसटी में भी पढ़ा था दैट द पहला पॉइंट एग्जेम्पशन का, जीएसटी फ्रॉम जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, लेकिन अगर वो कोई से शो कर रहा है, म्यूजिक कॉन्सर्ट, उससे रेवेन्यू जनरेट किया और उसका क्या किया, उसको बाद में चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट किया, तो वो टैक्सेबल रहेगा उस वक्त। कॉन्सर्ट की जो टिकट्स का सेल है वो टैक्सेबल रहेगा, हाँ, प्रोवाइडेड 500 रुपए के ऊपर का रहे, वो भी आपने अलग से पढ़ा है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन एक्टिविटी इटसेल्फ। मेन एक्टिविटी चैरिटेबल है तो एग्जेम्प्ट था, वहां हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, एनवायरमेंट। लेकिन यहां पर भी वैसे, यहां पर आपकी मेन इनकम का जो कमाने का जरिया है, अगर वो एग्जेम्प्ट दिया तो एग्जेम्प्ट है। आपने कमाया टैक्सेबल सोर्स से और फिर आप बोल रहे हो हम इसको अच्छे पर्पस लिए यूज करेंगे तो एग्जेम्पशन दे दो, ऐसा नहीं रहता है। यस, समटाइम्स डोनेशंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ओनली अंडर द ओल्ड रेजिम डोनेशंस का डिडक्शन मिलता है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दे सकते हो, या आप कोई रजिस्टर्ड एनजीओ को डोनेशन दे सकते हो जो कि उस सेक्शन में अप्रूव्ड है, सेक्शन 80G में, तो आपको डिडक्शंस मिलते हैं। बट देन दैट इज ओनली, दैट इज कुछ कुछ इसमें लिमिट नहीं, लेकिन उसमें एनजीओ वगैरह को जो उसमें लिमिट रहता है, आपकी इनकम का 10% का लिमिट रहता है, उसका भी फिर 50% डिडक्शन ही मिलता है। सो दिस इज ऑल। एंड ये लास्टली एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए दे रहा है, फिर एम्प्लॉय वो अलग अलग जगह पर अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज ऑल अप्लाइड इनकम, इट इज नॉट टू बी सीन, it is the whole 10 lakh which will be taxable in the hands of the employee. But employer gives 9 lakh to the employee after deducting 1 lakh as compulsory charity. तो उसके हाथ में सिर्फ 9 lakh इनकम आई है, only 9 lakh will be taxable for the employee. Is that okay? So diversion of income by overriding title. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, टाइमिंग ऑफ इनकम की बात चली तो बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स एंड सीईओज वगैरह रहते हैं, वो अर्ली इयर्स में सैलरी ड्रॉ करने की बजाय शेयर्स लेते हैं बिजनेस से, क्योंकि वो शेयर्स बेचे तभी टैक्स लगेगा। सैलरी पे तो रेवेन्यू नेचर का मान के जब मिली तभी सैलरी रिसीव हो रही तभी टैक्स लग जाता है। सो देयर आर वेज इन विच यू कैन एक्चुअली शिफ्ट योर, बट देन वो बात अलग है कि वो शेयर्स अभी तो उन लोगों को मिल गए हैं, बेचेंगे तब उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू पे टैक्स लगेगा, अभी वो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अभी जो शेयर्स मिल रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा अगर आप इंप्लॉई हो तो, ठीक है। अगर मान लो 100 रुपए का शेयर कंपनी आपको सिर्फ 20 रुपए में दे रही है, तो 80 रुपीज पे आपको टैक्स लगेगा अभी एज अ परक्विजिट इनकम, ओके। लेकिन शेयर को फिर आप होल्ड करोगे, आप उसको फ्यूचर में बेचोगे, जब 250 का हो जाएगा तब सिर्फ ऊपर के 150 रुपए पे टैक्स लगेगा। इज दैट ओके? तो मतलब वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट यस देर आर लूपहोल्स, देर आर वेज इन विच वेरी रिच पीपल मे अवॉइड टैक्सेस, ओके। देर आर वेज इन विच दे मे अवॉइड टैक्सेस, ओके, बाय स्ट्रक्चरिंग द ट्रांजेक्शन इन सच अ वे। बट सैलरीड पर्सन के पास में ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया इनकम के बारे में, आपकी किताब में से आप मार्क कर सकते हो इनकम टैक्स मॉड्यूल 1। ये देखिए मैंने आपको जो चीजें करवाया है, दैट इज राइट फ्रॉम पेज नंबर 1.7 पे नीचे स्टार्ट हो रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम वाला पॉइंट। पूरे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम मैंने आपको करवा दिया है। पेज नंबर 1.8 सोर्स थियरी,
डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नेचर की इनकम को हम लोग इनकम नहीं मानते, बट स्पेसिफाई किया तो इनकम मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर किया है अभी। इसमें से आपको कुछ लगता है कि सर ये पॉइंट नहीं समझा तो बताइए। आफ्टर डिडक्टिंग जिसको मिलता है, क्लबिंग भी होती है, डाइवर्जन ऑफ इनकम, कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसके बारे में पूरा एक पेज दिया है आपको। अब देखिए ये भी आपको समझा देता हूं पेज नंबर 10 पे। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स में कौन सी टेस्ट अप्लाई करना है। ओके, इसको भी आप चाहे तो समराइज कर सकते हो एक एक लाइन में। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस के कोर्स में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इट्स योर बिजनेस एक्टिविटी, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट रहेगा जनरली स्पीकिंग। ओके, इंसिडेंटल और एसोसिएटेड विद द बिजनेस वुड बी रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जांपल, बैंकर या फाइनेंस कंपनी अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज का सेल परचेस कर रही है तो वो क्या रहेगा उनके लिए, बिजनेस, स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। कोई प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट खरीद रहा है, बेच रहा है, इट विल बी हिज रेवेन्यू रिसीट, वो उसको इन्वेंट्री बोलता है ना, रियल एस्टेट। सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के प्रॉफिट को कैपिटल गेन मानना, कैपिटल रिसीट मानना, या उसको बिजनेस इनकम मानना। व्हाट इज द आंसर? इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव, इंटेंशन और पर्पस विथ विच दे वर बॉट। खरीदते वक्त आपका इंटेंशन क्या था, इन्वेस्टर के रूप में या कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करने के एंगल से आपने खरीदा था, तो फिर वो कैपिटल नेचर का रहेगा। बट अगर आपने बिजनेस के कोर्स में खरीदा था, आपका काम है शेयर ट्रेडिंग करने का, तो फिर वो स्टॉक इन ट्रेड है। स्पेक्युलेटिव मोटिव है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब कि अगर हम एक्चुअल में, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस मतलब जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हैं, या एक्चुअल में हम लोग सेटलमेंट सिर्फ कैश देकर के कर देते हैं। जैसे कि आपने दिन की शुरुआत में कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, और दिन के एंड पे स्क्वायर ऑफ करने का समय आ रहा है, तब आपको उसको बेचना है, तब उसका प्राइस अगर 90 रुपीज है, तो अब आपके पास में एक्चुअल शेयर पहुंचा ही नहीं है, और इंट्राडे में खरीदा है आपने, और दिन के एंड पे आप उसको बेच रहे हो, तो आपको 90 रुपए मिलेंगे। तो आपको नेट कितना देना पड़ेगा अभी? 10 रुपए बस। ओके, मतलब कि एक्चुअल शेयर आया नहीं, गया नहीं, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी हुई ही नहीं, जिसमें आपने सिर्फ एक तरीके से बेट किया उसके प्राइस पे, यू डिड नॉट वांट टू गेट द शेयर। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन का अलग ट्रीटमेंट होता है बिजनेस इनकम्स में, उसका स्पेक्युलेटिव लॉसेस को सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कौन से, रेवेन्यू रिसीट्स रहेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस मान सकते हैं क्या? कैन वी कंसिडर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एज बिजनेस? उन्होंने कहा यस, एक सिंगल ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू बी बिजनेस इफ इट इज, even if it is outside the normal course, repetition is not necessary. Okay, adventure in the nature of business को भी business मानते हैं। A bulk purchase followed by a bulk sale, business. Okay, आपने एक साथ बहुत सारे कोई स्टॉक खरीदा, एक साथ एक पार्टी को बेच दिया, still it is a business. Okay, there need not be repetitive transactions for it to constitute business. हम लोग circumstances देखेंगे। Purchase of article with no intention to resell it, but resold under changed circumstances would be a transaction of capital nature. Example, आपने मान लो कोई से वॉच खरीदा यूज करने के लिए, और उसको आप बाद में बेच रहे हो, तो जब हो गया, उसका बहुत यूज कर लिया कई साल, तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन आप कंटिन्यूसली आप वॉचेस खरीद रहे हो विथ एन इंटेंशन टू सेल, या आप इस टाइप के आइटम्स खरीदते रहते हो टू सेल, इंटेंशन ही है आपका, यूज करने का नहीं है कि भाई हम लेंगे बेचेंगे, लेंगे बेचेंगे, तो देन दैट विल बी योर बिजनेस, सिंपल। ओके, तो कई सारे ऐसे कलेक्टिबल्स रहते हैं, स्नीकर्स वगैरह का भी बहुत बड़ा मार्केट रहता है ना, तो वो स्नीकर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, है ना, मार्केट में, तो फिर दैट विल बी बिजनेस, दैट विल बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्टिविटी। कलेक्शन पर्पस से खरीदा है तो अलग बात हो जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कैपिटल या रेवेन्यू किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द कंडक्ट ऑफ द असेसी, nature and quantity of the article purchased, nature of the operations involved, वेंचर आपका कैपिटल है कि रेवेन्यू अकाउंट पे, अदर सर्कमस्टेंसेस। तो ये चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस है कि नहीं है। आपने ऑडी का शोरूम खोल के रखा है और आपने पूरे साल भर में एक ही ऑडी बेचा है, तो भी वो बिजनेस है ना, बिकॉज यहां पर आपका इंटेंशन था उसको बेचने के लिए रखा था आपने।
आपका रियल एस्टेट का काम है, बहुत कम आपका स्टॉक बिक पा रहा है, साल भर में एक ही प्रॉपर्टी बिकी, स्टिल इट इज अ बिजनेस इनकम। यू कैन नॉट से कि भाई बहुत कम हुआ है तो अब इसको कैपिटल गेन हेड में लेके जाएंगे। ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसके बारे में हम लोग ने जीएसटी में पढ़ा था, लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर नॉट टॉलरेटिंग द नॉन परफॉर्मेंस, नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। सो रिसीट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर वो कैपिटल एसेट के प्रोक्योरमेंट से कनेक्टेड है, लाइक डिले इन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, इट्स अ कैपिटल रिसीट। जैसे कि आप कोई मशीन खरीद रहे थे, वेंडर ने डिले किया तो आपको नुकसान हुआ, तो उसके लिए आपने वेंडर से डैमेजेस मांगे, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा क्योंकि वो एसेट से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपके रोजमर्रा के बिजनेस से कनेक्टेड है, सामने वाले ने आपको डिलेड पेमेंट किया है या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में आपको डिलेड सप्लाई हुआ है, उसके लिए उसने डैमेजेस पे किया, सो दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर आइटम, सो दैट विल बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट रहेगा। और अगर कॉम्पेंसेशन रहेगा फॉर प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी, उसके लिए प्रॉफिट अर्निंग सोर्स के लिए कॉम्पेंसेशन रहेगा तो कैपिटल नेचर। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में दो चीजें होगी। ओके, अगर ये इफ इट इज फॉर कैपिटल एसेट तो फिर क्या मानेंगे इसको, कैपिटल रिसीट। इफ इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो फिर रेवेन्यू रिसीट। देन कुछ तो प्रॉब्लम है, आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो नहीं पाई है शायद, बराबर, ठीक है। देन द लॉस ऑफ वन एजेंसी, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो वेर एन असेसी रिसीव्स कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी बिजनेस, अगर आपका एजेंसी बिजनेस ही खत्म हो रहा है और तो उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर की तरफ से मान लो, तो वो कौन सा टाइप का रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट, क्योंकि सोर्स के बदले में आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं और एक टर्मिनेट हो रही है तो फिर वो रेवेन्यू नेचर का रहेगा, क्योंकि आपका काम ही है एजेंसी को लेना, उसको इनकम के लिए यूज करना। लॉस ऑफ वन एजेंसी वुड बी मेड गुड बाय प्रॉफिट फ्रॉम अनदर एजेंसी। तो अगेन आपको केस टू केस बेसिस पे देखना है। अगर आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर वो कैपिटल नेचर का हो गया। कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कैपिटल रिसीट बट इट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जैसे कि आपको जॉब से जल्दी निकाल दिया अगर, ओके, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, आपको जॉब से जल्दी निकाल दिया तो और कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ना, कुछ आपको उसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, सो दैट विल बी योर कैपिटल रिसीट, बट दैट डज नॉट मेक इट इज नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट मे ऑल्सो बी टैक्सेबल इफ स्पेसिफाइड। Compensation receivable in connection with the termination or the modification in the terms of contract relating to the business shall be taxable as business income. बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के इसमें आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो वो क्या रहेगा, रेवेन्यू, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम। Normally real incomes are only taxable, but sometimes notional incomes may also be subject to tax. So we are done with these features of income from page number 8 to page number 11. उसके आगे के भी हमारी थियरी पॉइंट्स हो गए हैं up till the point before agriculture. अब इनकम जो वर्ड है उसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है, हमने तो फीचर्स ऑफ इनकम पढ़ लिया, इनकम वर्ड का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपकी किताब में पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 24। सेक्शन 224 में आपको इनकम का डेफिनेशन दिया है और वो लिखा है इनकम इंक्लूड्स इतनी सारी चीजें, अगले पेज में भी कंटिन्यू हो रही डेफिनेशन अप टिल 18 नंबर। इनकम इंक्लूड सो मेनी आइटम्स। अब इसमें अगर कोई कैपिटल नेचर का भी आइटम लिखा होगा तो वो इनकम माना जाएगा। जैसे कि आप ढूंढोगे
इसमें कुछ कुछ तो आपके रेवेन्यू नेचर की इनकम्स दिख रही होगी आपको, है ना। लेकिन आगे आप देखोगे कैपिटल गेन्स का भी पॉइंट लिखा हुआ है, 6th नंबर, कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, इट इज एन इनकम। ओके, अब बेयर एक्ट में इतना सीधा सीधा नहीं दिया है, उसमें लिखा है इनकम एज रेफर टू इन सेक्शन 45। सेक्शन 45 में क्या है, तो ये है। बेयर एक्ट में तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको समझेगा। तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम दिए, गिफ्ट के बारे में भी दिया है, देखो गिफ्ट रेफर टू इन सेक्शन 56 to 10, कॉम्पेंसेशन 56 to 11। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी है। सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट बाय वे ऑफ बोनस अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, कुछ कुछ टाइप की पॉलिसीज में अगर एग्जेम्पशन नहीं रहा तो उसको इनकम मान लेते, उसकी इनकम जो मिली उसको इनकम मान लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर, उसको इनकम मान लेते हैं। सो इनकम में बहुत सारी चीजें दी है, जिसको यहां इनकम माना है वो 5 में से कोई ना कोई हेड में जरूर क्लासीफाई हो जाएगा। ओके, जैसे अगर हम लोग ब्रॉडली करने जाए तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं पहला वाला, तो ये पीजीबीपी हेड में जाएगा। डिविडेंड अदर सोर्सेज हेड, उसके लिए स्पेसिफिकली दिया है डिविडेंड के लिए। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, तो ये इनके लिए बिजनेस हेड की इनकम हो जाती है। चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी इनकम। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ऑफिशियल एक्सपेंसेस, अलाउंस ग्रांटेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, सैलरी, तो ऐसे हर एक अलग अलग हेड में जाती है। मोर अबाउट दैट यू विल स्टडी व्हेन वी रीड द स्पेसिफिक हेड्स। तो अभी ये पूरा डेफिनेशन आपको अभी ना याद होगा ना समझेगा इस स्टेज पे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसलिए मैंने फीचर्स ऑफ इनकम बताया, जनरल फीचर्स ऑफ इनकम, जो कि देखो कोई 1932 का केस है, आई एम नॉट इवन श्योर कि ये ऑब्वियसली करंट इनकम टैक्स एक्ट का तो नहीं होगा, क्योंकि तब 1922 वाला इनकम टैक्स एक्ट था। तो उसमें उन लोग ने इनकम की डेफिनेशन के 4 फीचर्स बताए। इट मस्ट बी अ रिटर्न, समथिंग रिसीव्ड विथ रेगुलरिटी, इट मस्ट कम इन पीरियडिकली एंड इट मस्ट बी थ्रू अ डेफिनेट सोर्स। बट ये पूरी तरह अप्लाई नहीं होता है। ये जो फीचर्स ऑफ इनकम है इसके अगेंस्ट में कुछ लिखा है, दिस इज जनरल, स्पेसिफिक इज कि नहीं, अगर रेगुलरिटी नहीं भी है तो भी इनकम मान सकते हैं, अगर पीरियडिकली नहीं भी आ रहे हैं, अगर लॉटरी रिसीट वगैरह है तो भी इनकम मान सकते हैं, है ना। डायरेक्टर का बिजनेस या प्रोफेशन हेड में जाएगा। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट ऑब्टेन्ड बाय बेनिफिशियरी फ्रॉम अ ट्रस्ट मे बी अदर सोर्सेज, जिसका कोई हेड नहीं होगा अदर सोर्सेज में जाएगा। कॉम्पेंसेशन रिसीव बाय अ पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, बिजनेस या प्रोफेशन, ये सारे बिजनेस प्रोफेशन। परक्विजिट फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, सेक्शन 28 बिजनेस प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन हेड। प्रॉफिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस प्रोफेशन। बैंकिंग बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन। लॉटरी विनिंग्स, अदर सोर्सेज। तो यू डोंट हैव टू मग इट अप, बिल्कुल याद नहीं करना है, जो जो रिलेवेंट है वो उस हेड में आप डिटेल में पढ़ने ही वाले हो। सम रिसीव बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कॉन्ट्रीब्यूशन, बिजनेस प्रोफेशन। सम रिसीव्ड एज अ कीमैन अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये बिजनेस हेड में भी आ सकता है, सैलरी हेड में भी आ सकता है, अदर सोर्सेज हेड में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु इज रिसीविंग द अमाउंट। एम्प्लॉयर को मिलता है तो बिजनेस हेड में, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी हेड में, और एम्प्लॉय के कोई फैमिली मेंबर को मिलता है तो अदर सोर्सेज में। तो इसलिए सब पॉसिबल है। ये बिजनेस प्रोफेशन, इन्वेंट्री की वैल्यू बिजनेस प्रोफेशन, ये सारे सेक्शन 56 वाले, ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट्स, इट डिपेंड्स, बिजनेस से रिलेटेड तो बिजनेस प्रोफेशन, नहीं तो अदर सोर्सेज। ऐसे कोई ना कोई हेड में जरूर कवर होगी आपकी इनकम। अगर कोई हेड में स्पेसिफिकली नहीं समझ में आता है तो अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। ओके, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन अंडर एनी ऑफ द हेड्स, दैट डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट होना चाहिए अदरवाइज स्पेसिफिकली। So this is section 224 which talks about the definition of income, but the definition is only inclusive and not exhaustive, meaningful नहीं दिया हुआ है कि इनकम मीन्स ये, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इंक्लूसिव ये सब इनकम में आता है, तो जो जनरली जो इनकम में आता है वो तो इनकम में आता ही आता है। कुछ पूछना है? So now we are done with all this theory, right? From the first page you can just turn these pages up till page number 14. Okay, आपका यहां तक के हो चुका है। आज का पूरी क्लास इनकम के फीचर्स के बारे में था। अब देन टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर इनकम एंड उसकी टैक्सेबिलिटी। यस, कौन सा? हाँ, कैपिटल और रिसीट रेवेन्यू में
कि रेसिपिएंट का एंगल देखा जाता है। जब कैपिटल या रेवेन्यू आपको डिसाइड करना है तो जिसको इनकम मिल रही है उसके एंगल से देखा जाता है कि वो उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाह रहा है, मतलब वो उसके लिए कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। जैसे कि मैं अगर लैंड बेच रहा हूं किसी को तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट थी मान लो, तो मेरे लिए वो लैंड बेचने की जो इनकम है वो कैपिटल नेचर की। बट जिसको मैंने बेचा वो लैंड डीलर ही है, रियल एस्टेट का डीलर है, वो आगे उसको अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड बोल के लेता है, तो दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट। अगर अब वो बेचता है आगे आपको मान लो वो डीलर, तो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट है, आप उसको जो पैसा दोगे, लेकिन आपके लिए कैपिटल नेचर का एसेट है। तो आपका एंगल नहीं देखेंगे जो पैसा दे रहा है, किसका एंगल देखेंगे जो पैसा ले रहा है, रेसिपिएंट के एंगल से देख, क्योंकि इनकम तो रेसिपिएंट कमा रहा है ना, उसके लिए ये चीज का नेचर क्या है, समझा क्या। सो आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट इनकम, है ना। पढ़ लेना थियरी, वही जो चीजें बताया था वही सब लिखी हुई है। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। थैंक यू। यस, एज आई टोल्ड यू सेक्शन 80G है, जो कि अगर आप अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करते हो तो ही डिडक्शन मिलता है, वो भी ओल्ड रिजिम में, वो भी एक लिमिट तक के, नहीं 1.5 लाख की तो 80C की लिमिट है, उसमें आपकी ग्रॉस एडजस्टेड इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% की लिमिट लगती है, उसका फिर 50% मिलता है। तो इसलिए चिंता मत करो, वो जब पढ़ेंगे तब आएगा। पूरी डोनेशन का एज इट इज नहीं, डिडक्शन नहीं मिलता है, कुछ कुछ केसेस में पूरा मिल जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, कुछ कुछ केसेस में पूरा मिल जाता है, बट कुछ बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिट लगती है डोनेशन पे, और वो लिमिट का भी 50% ही मिलता है, ठीक है। यस, मतलब आपका जो प्रॉफिट का सोर्स है, अगर प्रॉफिट कमाने के सोर्स के लिए अगर आपने किसी से डैमेजेस लिया, आप मशीन खरीद रहे थे, मशीन प्रोवाइड करने में उसने डिले किया, उसके लिए डैमेजेस दिया, तो वो जो डैमेजेस है वो कैपिटल नेचर का रिसीट माना जाएगा, क्योंकि वो मशीन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर वो आपका रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स में मिलता था तो फिर वो आपके लिए रेवेन्यू नेचर का डैमेजेस रहता था, रेवेन्यू नेचर का इनकम। ओके, तो मतलब कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए अगर डैमेजेस ले रहे हो तो फिर वो जो सोर्स खरीद रहे हो उसमें डैमेजेस ले रहे हो तो कैपिटल नेचर का रिसीट होगा। ओके, और डिले इन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग अपैरेटस, ये वर्डिंग्स लिखी हुई है आपको, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग सोर्स, मतलब कि प्रॉफिट अर्निंग सोर्स से हमारा रेडी नहीं हो पाया, उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, वो एंगल से बोला है, वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है। चलिए, सो कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।